रिकॉर्डिंग मैसेज ऑन हुआ है सर? हेलो। ओके दादा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, जो मैं एक्चुअली बोल रहा था आप लोगों को कि बेसिकली टुडे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, यू आप ऑल नो, आप लोगों को पता है कि संडे इवनिंग है तो फंडामेंटल एनालिसिस क्लास तो होना ही है। जैसे दुर्गा पूजा के बाद फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास आई है। ऐसे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट जो काफ़ी दिनों से चल रहा है सर, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स, मोर देन दैट किसी किसी के लिए। तो सर ये इतना लंबा जर्नी जो हम लोग फंडामेंटल्स में करके आ रहे हैं, चालू किए थे कहाँ माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर से लेके लास्ट जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा दैट इज इक्विटी रिसर्च। हाँ सर, याद होगा आप लोगों को, दुर्गा पूजा से पहले हम लोग इक्विटी रिसर्च का फाइनल क्लास कर रहे थे, याद है क्या? क्या रे, अरे थोड़ा बहुत याद है कि नहीं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, फ्री कैश फ्लो कैलकुलेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, कुछ याद आ रहा है? विक्रांत, सुमित, रोशनी, प्रिया, सभी को बस पूछ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा है कि इंट्रिंसिक, थोड़ा क्यों ज़्यादा आना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बहुत वाइटल है सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सच में स्टॉक मार्केट से मतलब अपने आप को बनाना चाहते हो तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अंडरस्टैंड करना बहुत वाइटल है सर, बहुत वाइटल। मतलब इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सच में सिर्फ पैसा कमाने का बात नहीं है, मतलब सही टाइम पे सही स्टॉक को चूज करना और अपने आप को जो बोलते हैं ना सर, मिलेनियर बनना, बिलियनियर बनना, ठीक है, ये टेक्निक बहुत काम आएगा। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस करना आ गया ना, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जिसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस किए इक्विटी रिसर्च में, ये टेक्निक बहुत ही प्योर टेक्निक है। मतलब जो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर किसी का बाई चांस मिस है या फिर किसी कारण से नहीं कर पाए थे, मैं बार बार बोलूँगा इक्विटी रिसर्च का जो पार्ट है, मतलब लास्ट मोस्ट प्रोबेबली 6-7 क्लासेस इन फंडामेंटल एनालिसिस, प्लीज़ मस्ट गो थ्रू सर। मतलब ये मैं बार बार बोलूँगा कि अगर फ्यूचर में भी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, ये तो नॉर्मली लाइव क्लास में आप लोग एक बार कर लिए, फ्यूचर में भी अगर आपको रिपीट करना हो, आप फिर से जाके क्लास देखो, फिर से एक बार पढ़ो उसको और फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। देखो कि स्टॉक चूज करने से पहले, स्टॉक होल्ड के करने के टाइम पे कब बाई करोगे, कब सेल करना है, बहुत वाइटल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मतलब फाइनल डिस्कशन बोल सकते हो फंडामेंटल्स पे, जो टेक्निकल बातें हैं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट एरिया है उसमें एक्चुअली एक कंक्लूजन करूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें कंक्लूजन में आपको ये समझ में आएगा कि बिफोर चूज एनी स्टॉक, ठीक है, बाई करने से पहले आपको क्या फाइनल देखना चाहिए, इतना दिन से जो भी पढ़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक बाई के बारे में तो बहुत बात करते हैं सर, स्टॉक सेल कब करना चाहिए। मतलब एक स्टॉक कोई 1 साल से होल्ड करता है, कोई 2 साल से स्टॉक को होल्ड करके रखा है, ठीक है, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल तक भी स्टॉक होल्ड कर लेता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि एक स्टॉक को बाई करना, फिर उसको होल्ड करके रखना और फिर उसको सेल कर देना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे समझ में आएगा कि स्टॉक को होल्ड कब करना है, स्टॉक को बाई कब करना है और कब छोड़ देना है। तो वेरी ट्रिकी एरिया। शंकर जी, गुड इवनिंग शंकर जी। हाँ, गुड इवनिंग प्रणाली जी। गुड शुभ इवनिंग, विजय। शुभ विजय शंकर जी, शुभ विजय। तो शंकर जी एक्चुअली वही बात कर रहे थे हम लोग, आपको एक बार बता देते हैं। ऐसे ये फंडामेंटल एनालिसिस का कंक्लूजन क्लास बोल सकते हैं। मतलब फंडामेंटल ओके। एनालिसिस आज मैं पूरा सम अप करूंगा। इससे पहले लास्ट जो 6-7 क्लासेस था फंडामेंटल्स में, आपका काफ़ी मिस हुआ, मैं शेयर भी किया आपको कुछ क्लासेस। तो पॉइंट इज कि ये पूरा इक्विटी रिसर्च से चले आ रहे लास्ट 6-7 क्लास में। मतलब इक्विटी को रिसर्च कैसे करना है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने से पहले उसका वैल्यू कैसे समझना है, मतलब क्या ये सही दाम है, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन जिसको हम लोग कुछ टेक्निकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक है वहाँ पर, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, ठीक है, जो एकदम प्योरली फाइनेंस का एरिया है। तो उसी को यूज करके हम लोग स्टॉक को कैलकुलेट करना सीखे हैं। मतलब जो लास्ट दुर्गा पूजा से पहले वाला क्लास में भी उसी में एकदम फाइनल डिस्कशन किए। तो आज का जो क्लास है ये इतना दिन हम लोग फंडामेंटल में जो जो चीज सीखे हैं उसको एक समअप करना
चेकलिस्ट पॉइंट को एक बार फिर से देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जैसे कि स्टॉक बाई करने के बारे में हम लोग फंडामेंटल्स में बहुत बार कि कब पता चलेगा कि ये बाई करने का टाइम है, कितना दिन होल्ड करेंगे, ये सब फिर भी समझ में आ गया है, बट सेल कब करना है? क्या स्टॉक होल्ड करके रखी दे या फिर उसको बाद में देखने का जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ तो पॉइंट होगा ना कि कितना दिन, मतलब वो डिपेंड करता है आप बिजनेस को कैसे एनालिसिस करते हो। मतलब जब भी किसी स्टॉक चूज करते हो तो आपके मन में एक्चुअली वो पर्टिकुलर बिजनेस घूमना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कोई शॉर्टकट इसमें तो नहीं है, जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास में हम लोग बात करते हैं कि भाई 2 महीना 3 महीना 1 हफ्ता इंट्राडे, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और लॉन्ग टर्म में जो खेल है वो थोड़ा अलग है। इसमें आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक को बाय करते हो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करते हो, और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद आप उसको रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो। क्यों छोड़ते हो, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो यही सब चर्चा आज का ये फिनाले बोल सकते हो आप, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में फिनाले, जो आपको एक ओवरऑल समरी क्रिएट करके देगा, और जिसको आप आगे जितना भी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, बार बार इसको मतलब क्या बोलूं, रिसर्च करते रहना है, इस मैटर को बार बार देखते रहना है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं देरी नहीं करता, चलो आप स्टार्ट कर देता हूँ आपसे जो जो मेन बात करना है। कहाँ चला गया? अच्छा, एक बार क्या रिकॉल कर दूं आप लोगों को कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्यों पढ़े हैं इतना दिन, क्या क्या चीज़ हम लोग फंडामेंटल्स में मेनली देखे हैं। देखो आप देख सकते हो, देखो पूरा फंडामेंटल्स का एक बहुत, क्या हो गया मेरा, सॉरी, स्क्रीन शेयर है क्या आप लोगों के साथ? हेलो, ओके ओके। तो बेसिकली देखिए, जो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा सवाल था, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू होल्ड। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग एक बहुत लंबा जर्नी मतलब एक्चुअली किया है जो फंडामेंटल्स में, जिसमें 2 माइलस्टोन बोल सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट गोल्स, एक प्लानिंग करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना, फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न करना। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ऐसे ये तो फाइनेंशियल का एरिया है, एफएम का एरिया, जो एक अलग ही चर्चा का विषय है, लेकिन फंडामेंटल्स जो स्टॉक मार्केट में है, जिसमें आप फंडामेंटल्स क्यों करते हो, फंडामेंटल्स का अगर मैं आपको समरी बताऊं, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको बेसिकली क्या देखना है, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक। आपको कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखना है कि भाई कंपनी फ्यूचर में कहाँ जाएगा। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, बात बन जाता है। इंडस्ट्री को एनालाइज करना, मतलब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके वो पर्टिकुलर कौन से इंडस्ट्री में है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इकोनॉमिक कंडीशन आपका भी, और जिस कंपनी में आप जा रहे हो, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, एवरीथिंग। एंड कंपनी एनालिसिस, जो आप लोग एनुअल रिपोर्ट में दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैंने बात किया, एक क्वालिटेटिव एरिया और एक क्वांटिटेटिव एरिया। इवन क्वालिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, मतलब नंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। मतलब कोई कंपनी शायद प्रॉफिट में उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, कोई कंपनी शायद प्रॉफिट में या नंबर्स में उतना अच्छा नहीं है, मतलब शायद बहुत अच्छा नहीं किया लास्ट 3-4 साल में या 5 साल में, बट मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सच में आपको वो बिलीनियर वाला फीलिंग चाहिए, मतलब मिलेनियर वाला फीलिंग चाहिए जो लोगों को मन में चलता है कि एक सही टाइम पे स्टॉक को चूज करने के लिए, अब मैनेजमेंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली कंपनी एनालिसिस का पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हम लोग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को समझने के टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल्स में बात किए थे। तो ये देखिए, मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ कि हम लोग क्या क्या अभी तक फंडामेंटल्स में सीखे हैं। सबसे पहला बात, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स, फिर माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ? हेलो, दिख रहा है क्या पॉइंट्स? कनेक्टेड है आप लोग? ओके। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी, है ना, एनुअल रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, है ना, पीएल को कैसे समझेंगे। फिर पीएल स्टेटमेंट में थोड़ा लंबा चला, है ना, पीएल में काफ़ी लंबा टाइम तक हम लोगों ने समय दिया। उसके बाद बैलेंस शीट,
फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आया फाइनेंशियल रेशियोज, उसमें काफ़ी समय लिया हम लोगों ने, वेरियस काइंड्स ऑफ रेशियोज। रेशियो वगैरह समझने के बाद हमारे सामने क्या आया, रेशियो समझने के बाद हमारे पास आया, अब आया एक्चुअली इक्विटी रिसर्च का एरिया, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस, जिसमें एक्चुअली वॉरेन बफेट का कुछ थ्योरी था, मोट ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे का बहुत फेमस कुछ कॉन्सेप्ट था जो ड्यू डिलिजेंस में बात हुआ था। जिन लोगों ने उस टाइम पे क्लास में थे सबको आई होप याद है, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा क्लास। तो इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, और यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट के बारे में बात हुआ था कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीछे रीजन क्या है वो देख लीजिए। चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले आपको ना कुछ चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है, और वो चेकलिस्ट जितना अच्छे से आप गुजरेंगे उतना अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, जो ये इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस में बहुत अच्छे से बात हुआ था। उसके बाद उसी का कंटिन्यूएशन में चालू हुआ था इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च में काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन होने के बाद इक्विटी रिसर्च में पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2, एंड उसके बाद इक्विटी रिसर्च में सबसे एडवांस जो एरिया था दैट इज डीसीएफ प्राइमा। ये डीसीएफ क्या था, यही तो खेल था जहां पर आप एक्चुअली शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना सीखे थे कि कोई कंपनी का शेयर क्या दाम में चल रहा है, क्या वो ज़्यादा दाम में चल रहा है, क्या कम दाम में चल रहा है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मानो एक सिंपल बात करता हूँ आपसे कि ये कुछ कंपनीज है लाइक मनी कंट्रोल वगैरह, ऐसे कुछ साइट्स है, ठीक है, जहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के बारे में कोई ना कोई एनालिस्ट कुछ ना कुछ करके बताते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारे न्यूज़ कंपनीज है जो आपके सामने ढेर सारा इन्फॉर्मेशन ला के खड़ा कर देता है। जैसे एक टिकट टैब बोल के एक साइट है, ये भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला के देता है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, जैसे मैंने TCS लिखा तो TCS निकल के आया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये IT सेक्टर्स में है, इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं TCS के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कि जस्ट ऐसे ही उठा लिया। जैसे अगर मैं रिसेंटली ICICI के बारे में चर्चा होगा, बिकॉज ICICI बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, खबर मिला आप लोगों को लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया? हाँ, किसी के पास खबर है ICICI बैंक का? सुमित के पास तो होगा, सुमित कुछ बोल पोस्ट कर रहा था, मैं देख रहा था। হ্যাঁ দাদা আছে, তুমি বলছিলে বলে চুপ ছিলাম। हाँ ওটাই जिज्ञेस করছি तो, खबर है ना? तो ये ICICI ने बहुत अच्छा धमाका प्रॉफिट किया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 30% प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ ICICI का। लेकिन क्वेश्चन है कि सर ये ICICI बैंक अभी प्रॉफिट किया रिसेंटली, शॉर्ट टर्म ट्रेड में आपको मंडे से इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मंडे कुछ ना हो बट कम से कम वीक में आपको कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज कंपनी ने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है ना। तो लेकिन ये सही टाइम है क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में जाने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ने कुछ बता के रखा। जैसे आप देखो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बताते हैं, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये जो 759 चल रहा है ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसका एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो क्या लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए इस दाम में? सिंपल जवाब है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कैंडल्स वगैरह मैच करा के ट्रेड करो, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना तक कुछ ना कुछ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, स्काल्पर का काम, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, दैट उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट लॉन्ग टर्म में चूज करने के लिए इज दिस अ राइट पॉइंट? नहीं, इट्स नॉट अ राइट पॉइंट। बट फिर भी कई बार आपको मार्केट में एनालिस्ट लोग ऐसे करके बताते हैं कि ये देखो यहाँ पर कुछ फोरकास्टिंग देके रखा है, इट्स मनी कंट्रोल में भी देता है, यहाँ पर भी बता रहे हैं 98% एनालिस्ट का मानना है कि इट्स अ राइट टाइम टू बाई, मतलब सजेस्ट द इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। यस, मैं भी मानता हूँ कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी कुछ दिन कुछ अच्छा खेल खेलेगा, लेकिन सवाल है कि क्या ये स्टॉक बहुत दूर जाने वाला स्टॉक में से है या फिर बहुत लंबा आपको लेके जाएगा? उसके लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाई प्राइस में है। नॉट जस्ट मुझे, इवन इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज भी आप देख सकते हो कि काफ़ी हाई प्राइस में चल रहा है। और देखो ऐसे ही कंपनी, इसमें अगर इन्वेस्ट करना था तो 6 मंथ्स बैक अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते तो शायद सही टाइम होता, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ये काफ़ी लोअर वैल्यू में हो रहा था, 300-400 का रेंज, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स के बारे में हम लोग बहुत बार बात किया है, ICICI बैंक में भी पहले बात करके रखे हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि इंट्रिंसिक वैल्यू आप अगर आइडेंटिफाई करना सीख गए, अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए, तो आपका सही डिसीजन कोई नहीं रोक सकता।
जिसको हम लोग DCA प्राइमर में सीखे हैं, जिसमें फाइनेंस का बड़ा फेमस कुछ टेक्निक है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये TVM एंड NPV सीखने के बाद ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर आता है। और इसको सीखने के बाद जो लोग फंडामेंटल्स में भी पढ़े हैं और जो लोग स्पेशली लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अलग से भी पढ़ाई करता है, उनको भी अलग से इसको सीखने का मौका मिलता है ना। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसमें आपको स्टॉक का करेंट वैल्यूएशन, मतलब अगला 10 साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फ्यूचर 10 इयर्स, जो हम लोग क्लास में काफी डिटेल्स में 7 क्लास लगाए हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 7 क्लासेस इक्विटी रिसर्च में। फ्यूचर 10 इयर्स तक आप कम से कम सोच सकते हो कि कंपनी कहां से कहां तक पहुंच सकता है। इसका पूरा रिगोरस एक प्रोसेस है। आप चाहो तो एक बार वो सब क्लास रिवाइज जरूर करना, बिकॉज इतना इजीली दिमाग में रहेगा ये मैं नहीं मानता, तो ज़रूरत पड़ सकता है उसको फिर से रिवाइज करने का। मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग ज़रूर उसको रिवाइज करें और स्टॉक डिसीजंस लेने के टाइम पे बार बार सोचें, मार्केट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करना, इसे देखो यहाँ पर मतलब एंट्री टाइम वगैरह एनालिस्ट लोग बताता रहता है, टीवी में कोई आके बोलता है कि भाई ये स्टॉक लेना चाहिए, न्यूज़पेपर में बोलता है, आजकल वेबसाइट्स वगैरह बहुत सारा है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लोग तो अपने हिसाब से बोल देगा, कमीशन भी मिलता है उन लोगों को, लेकिन आपका एनालिसिस क्या होगा ये आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। और अगर आपको फंडामेंटली रिसर्च करना आता है तो कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, आप अपना एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लीजिए और आप देखना काफ़ी सक्सेसफुल होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सीख के रखे हैं, ठीक है। जिनका भी बाई चांस भी क्लास मिस था, उनको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर ये लास्ट इक्विटी रिसर्च से लेके, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलीजेंस से लेके ये फिनाले तक, आज तो फिनाले होगा, आज मैं आपको पूरा हर एक चीज़ रिकॉल कराऊंगा। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास अच्छे से याद है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर भूल गए हैं तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये DCA प्राइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब क्या बोलूँ, फंडामेंटल्स का जान है, फंडामेंटल्स का सबसे पॉपुलर टेक्निक माना जाता है DCA प्राइमर। ओके, तो यही एक्चुअली इक्विटी का मेन एरिया है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस का। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो कंक्लूजन एरिया है उसमें थोड़ा बात कर ही लेता हूँ, ठीक है। विक्रांत समझ में आ रहा है ना? विक्रांत बोल। तो देखो सर कि क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं बार बार DCF से बात कर रहा था और आप लोग सभी को पता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या है, ठीक है। तो द फॉलीज ऑफ DCF एनालिसिस, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है ना, उसका कुछ नेगेटिविटी भी है। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो बता रहे हैं आप उसको आंख बंद करके चलोगे। मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस पूरा टॉपिक में इवन नोट्स भी है आप लोगों के पास, नॉट जस्ट लेक्चर्स, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करना सीखे थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो मैं आपको समरी पॉइंट से याद दिला सकता हूँ, ऐसे बहुत लंबा चर्चा था। ये देखिए, the free cash flow for the company is calculated by deducting the capital expenditure from the net cash from operating activities। इसका पूरा लंबा कैलकुलेशन था, मैं फिर से कैलकुलेशन में अभी नहीं जा सकता क्योंकि फिर से वहां से स्टार्ट करूंगा तो फिर से 4-5 क्लास लग जाएगा। The free cash flow tracks the money left over the investors। Free cash flow tracks the money left over for the investors। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कितना क्या पड़ा हुआ है वो फ्री कैश फ्लो से समझ में आता है। द लेटेस्ट ईयर FCF, मतलब जो लास्ट में आता है, यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर ईयर कैश फ्लो। मतलब कोई कंपनी फ्यूचर में कितना कैश जनरेट कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा बात है कि चाहे बिजनेस हो या फैमिली, अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूं एक बार, कि चाहे बिजनेस हो या फैमिली, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कितना अच्छा है या फिर कितना कंफर्टेबल जोन में वो फैमिली है या बिजनेस है, इसका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? अनिमेश गुड इवनिंग, बोल। अनिमेश का आवाज आ रहा है मेरा? शायद अनिमेश कनेक्टेड है बट आवाज नहीं आ रहा है। जो भी हो, विक्रांत को पूछ रहा हूँ, विक्रांत या रोशनी कोई भी बोलो कि सर एक फैमिली हो या बिजनेस, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसे क्या चीज देखने से समझ में आता है कि फाइनेंशियली अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है? लिविंग हाँ लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, बट पॉइंट इज दैट आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कैसे होगा अगर आपके पास फ्री कैश रहेगा तब ना। फ्री कैश का इन सिंपल मतलब यही है कि जो आपका है, आपके यूज के लिए है, चाहे आप उसमें
खुद का कंजम्पशन करो या फिर बिजनेस के लिए न्यूली कुछ इन्वेस्टमेंट करो, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस पैसे पे, किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई इसको देना है उसको देना है, ऐसा नहीं है, फ्री है। आप ग्रोथ किया, आपका पैसा बना, सिंपल बात है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई बहुत पैसा बनाया, एग्जैक्टली पैसा बनाया। तो वही जो कंपनी फ्यूचर में कोई कंपनी कितना पैसा बना सकता है, ये फाइंड आउट करना ही डीसीएफ एनालिसिस का सबसे बड़ा खेल है, जिसमें हम लोग काफी सारे एजम्पशंस लेके किए थे कि पहला 5 साल में 20%, फिर नेक्स्ट 5 साल में 10%, फिर लास्ट 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 4 to 5%। ऐसा काफी सारा टेक्निक हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखे हैं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि कोई फैमिली के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा, मतलब फ्री पैसा इसको बोलते हैं, फ्री कैश का फ्लो कंपनी के पास, बिजनेस के पास, वो टेक्निक फाइंड आउट करना होगा आपको। एंड टर्मिनल ग्रोथ रेट, ये जो मैं आपको बोल रहा था, टर्मिनल ग्रोथ मतलब जब बिजनेस का एक 10 साल निकल जाता है, फिर आप एक बिजनेस का एक लाइफ सोचते हो कि भाई ये बिजनेस अगला 20 साल तक बहुत अच्छा जाएगा, फिर से वो रिबिल्ड कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम, मैं कल टेक्निकल एनालिसिस में भी बात नाम ले रहा था, आज फिर से लेने का मन कर रहा है, इवन आप आईसीआईसीआई पे भी देख सकते हो। आईसीआईसीआई अगर आप मैक्सिमम देखो, एक टाइम पे कई बार ये अप्स एंड डाउन इसका हुआ है, ठीक है, बट टाटा मोटर्स का एग्जांपल था ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज कंपनी बहुत नीचे आ गया था, उसके बाद फिर से अपने आप को फिर से बिल्ड किया। तो एक टाइम पे टाटा मोटर्स एक कहां से कौन सा आसमान छू लिया था, फिर उस आसमान से नीचे गिरा और फिर अपने आप को बनाया। ये एक बहुत बड़ी मतलब खेल है, बहुत बड़ा खेल है। ये देखिए टाटा मोटर्स, ये वाला सिचुएशन देखिए, कहां से कहां गिरा और फिर कहां से कहां आया। अब सवाल यही है कि ये इसका एक साइकिल था, ये इसका एक टाइम था। अब आपको ये टाइम सोचना है और फिर आपका ये एक टाइम आया जो लास्ट 1 साल से देख रहे हैं सर। या फिर आप ये वाला देखो, यहां से लेके यहां तक का जर्नी। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो फ्यूचर है कंपनी का, कि अगला 10 साल या अगला 5 साल बिजनेस का क्या सिचुएशन होगा। मतलब वो एक डायलॉग है ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। एग्जैक्टली कि बिजनेस के बारे में आपके मन में भी वही होना चाहिए कि अब तेरा क्या होगा कालिया। मतलब ये जो है, मतलब कालिया का अच्छा भी हो सकता है, कालिया का बुरा भी हो सकता है। अब सवाल यही है कि भाई कालिया का क्या होगा। जैसे ये टाटा मोटर्स ने इस पीरियड में सोच रहा था कि अब तेरा क्या होगा कालिया, है ना, उसके बाद इस पीरियड में वो सोच, देखो क्या किया, अब दिखा दिया दुनिया को। अब पॉइंट इज यही कि बिजनेस का सिचुएशन एनालाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और जो चीज आप फंडामेंटल्स में डीसीएफ एनालिसिस वगैरह करके एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ एजम्पशंस तो है ही ना। एक्चुअली देखो सभी बजटेड है, सब कुछ बजटेड है, ऐसा नहीं कुछ। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है ना, आपको ट्रेंड समझना होता है। एग्जैक्टनेस क्या होता है, एग्जैक्ट तो वही होता है जो हुआ है वही एग्जैक्ट है, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड। जैसे आईसीआईसीआई आज 30% प्रॉफिट किया, बट अगर आपको आईसीआईसीआई को एनालाइज करना था तो आप आईसीआईसीआई को अगर 6 मंथ्स पहले एनालाइज कर चुके हैं तो फिर आपका एनालिसिस सही था। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को 1 साल पहले एनालिसिस करके रखे हैं, अगर आपने उस टाइम पे पकड़ा है तो आप बेसिकली नॉलेजेबल हो, है ना, सिंपल बात है। जैसे अगर मैं आपको डी मार्ट के बारे में बात करूं, है ना, कुछ फेवरेट स्टॉक है तो मेरा नाम आ जाता है ये सब कंपनी में, ठीक है। ऐसे और भी है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये कंपनी देखिए लास्ट 3-4 महीने पहले 26-2700 में था, बट इसके बिजनेस के पीछे कुछ रीजन था, ये रीजन है इसको ग्रोथ में लेके दिया। कुछ जेन्युइन रीजन का कंपनी बता रहा हूँ। ऐसे कुछ कुछ कंपनीज है, कुछ सर्टेन टाइम पे आता है, कुछ सर्टेन रीजन होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में कुछ कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ कंपनीज है, ठीक है, वो कुछ पीरियड में आता है, बहुत कुछ करता है और फिर अचानक से गिर जाता है। बट एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाला कंपनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस ही रहता है उसमें। तो सवाल क्या है, सवाल इज वेरी सिंपल कि ये सब टेक्निक आप लोगों ने सीख के आया और उसी को यूज करके हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस को सीखे। अब यही डीसीएफ टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कुछ प्रॉब्लम भी है। तो इन दिस कंक्लूडिंग चैप्टर वी विल डिस्कस a few important topics that could significantly impact the way you make your investment decisions. In the previous chapter we learned about the intrinsic value calculation. मैं बार बार आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पे जोर दे रहा हूं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी का शेयर काफी हाई चलता है, लेकिन फिर भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी इतना हाई में पहुंच जाते हैं कि वहां तक उसके बाद भी वो नीचे नहीं आता, ठीक है। और आप अगर वो चीज फाइंड कर लिए
तो फिर बात बन गया ना, वही आपको फाइंड करना है। तो देखिए पॉइंट क्या कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन यूजिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, the DCF method is probably one of the most reliable method available to evaluate the intrinsic value of a company stock। सबसे reliable method currently market में available है, सबसे reliable। तो अगर आप भूल जाते हो तो बार बार वो वाला क्लास देखो, TVM का, NPV का, एंड साथ में डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कैसे यूज किया गया है। लंबा क्लास था बट प्लीज बार बार मैं रिकमेंड करूंगा। However, the DCF method has its fair share of drawbacks which you need not be aware of, शायद आपको पता भी नहीं है। The DCF model is only as good as the assumptions which are fed to it। मतलब आपका assumptions कितना बढ़िया है, आपका बजटेड कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका DCF एनालिसिस कितना बढ़िया रहेगा। If the assumption used are incorrect, fair value of the stock price computation could be screwed। मतलब ये आपका assumptions अगर गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये जो मार्केट में बार बार आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जैसे मानो कि ये देखो एवेन्यू सुपरमार्ट का, मतलब डीमार्ट का जो स्टॉक है, इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज क्या बता रहा है, ऐसे अभी करंटली मार्केट थोड़ा हाई है तो निफ्टी 50 का मैक्सिमम स्टॉक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई दिखेगा। कुछ वेरी फ्यू स्टॉक मिलेगा जो शायद इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे है, आपको चांस मिल जाए। जैसे आईटीसी का एक स्टॉक का मैं नाम ले सकता हूँ। आईटीसी मोस्ट प्रोबेबली अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है, मतलब एक्चुअली इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए आईटीसी का स्टॉक का देखिए 236 करके चल रहा है और इसका करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कैलकुलेशन कैसे किया, जो हम लोग डीसीएफ में कैलकुलेट करना सीखे हैं। नाउ पॉइंट इज दैट ये जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, उसका जो एजम्पशंस है, जो टेक्निक वहां पर यूज किया जाता है, अगर वो एजम्पशंस आप गलत ले लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उस एजम्पशंस को लेने के टाइम पे आपको थोड़ा सा कंसर्स रहना चाहिए, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कंसर्स रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सर यहाँ पर इस हिसाब से आईटीसी लेना चाहिए, बट आईटीसी में सर ग्रोथ क्यों नहीं है, आपके मन में सवाल चल सकता है ना कि सर आईटीसी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इसीलिए ग्रीन जोन में दिखा रहा है कि भाई आप परचेस कर सकते हो। बट पॉइंट इज दैट सर फिर स्टॉक में कुछ ग्रोथ क्यों नहीं है, एज सच जो ग्रोथ होना चाहिए वो वाला चीज़ नहीं है, साइडवेज में चल रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली दुर्गा पूजा से पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, तब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 200 समथिंग, 200 में चल रहा था। तो उस टाइम पे बात हुआ था, क्योंकि आईटीसी में ऐसे आईटीसी थोड़ा स्लो मूविंग है ऑलवेज, तो कुछ रीज़न निकला था, तो रीज़न के कारण आईटीसी में ये जो रिसेंट ग्रोथ हुआ है वही रीज़न है उसका। बट फिर भी अभी भी आईटीसी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी लोअर में, जो इसका वैल्यूएशन होना चाहिए उससे कहीं कम दाम में ही अभी मार्केट में चल रहा है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है कि इसको किक नहीं मिल रहा है। वो एक सलमान खान का मूवी है, आप लोग सुने हो ना, किक बोल के, वो उसमें क्या एक गाना है, लाइन है कि तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। मतलब एग्जैक्टली अभी आईटीसी का प्रॉब्लम है कि इसके बिजनेस में भी किक नहीं है, तो वो किक जिस दिन मिल जाएगा आईटीसी का ग्रोथ चालू हो जाएगा, ऐसा ऑब्वियसली है। जैसे टाटा का बिजनेस में किक नहीं था, इसलिए टाटा मोटर्स इतना नीचे गिरा था, अभी किक मिल गया तो देखो कहाँ से कहाँ लेके भाग रहे टाटा मोटर्स को। अब यही रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये जोन पे अगर आपको स्टॉक फाइंड आउट करना आ गया तो फिर बात बन गया। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो ज्योति, रोशनी, प्रिया, बोलो समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इफ द एजम्पशन, तो बेसिकली डीसीएफ का जो कैलकुलेशन है उसमें एजम्पशंस को सही रखने का पूरा सही रखना है सर, ये बात बार बार बोलूंगा आपको। तो डीसीएफ रिक्वायर्स अस टू फोरकास्ट, डीसीएफ में क्या क्या फोरकास्टिंग, टू बिगिन विद द डीसीएफ मॉडल रिक्वायर्स अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो। डीसीएफ क्या करता है, कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो एंड द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है आप सबको पता है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, बताएंगे क्या? बिजनेस साइकिल इज वेरी सिंपल सर, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है ना, तो वो साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, एक होता है उसका ग्रोथ फेज, ठीक है, उसके बाद वो बिजनेस बूम में पहुंचते हैं और फिर डिक्लाइन होता है। अब किसी के लिए ये 100 ईयर्स भी हो सकता है किसी के लिए 10 ईयर्स भी हो सकता है, किसी के लिए ये 1 ईयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। ये जो इसका ग्रोथ फेज है ना सर, ये ग्रोथ फेज फाइंड आउट करना है। फिर ये रहा इसका सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन इन द सेंस कि बिजनेस जब अपना टॉप लेवल अचीव कर लेता है ना, लेकिन सैचुरेशन में भी बहुत दिनों तक मतलब
मतलब 50-50 साल भी सैचुरेशन रह जाता है, ऐसा भी कंपनी है मार्केट में, 10-10 साल 20-20 साल सैचुरेशन में है, उसके बाद एक डिक्लाइनिंग चालू होता है कंपनी का, ठीक है। तो होता है, आज नहीं तो कल होगा, और उसके बाद फिर से चालू हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे टाटा जैसा कंपनी तो 50-50 100-100 साल से मार्केट में है, आईटीसी जैसा बिजनेस 100 ईयर्स, बहुत दिनों से है। तो कभी इनका ग्रोथ होता है, कभी ये सैचुरेशन में पहुंचते हैं, फिर कुछ इनोवेशन करता है, फिर डिक्लाइन करता है, फिर से इनोवेशन के कारण फिर से मूव करता है, तो ये चलता रहता है। तो आपको फाइंड आउट करना है ग्रोथ फेज, आपको फाइंड आउट करना है ग्रोथ फेज। आप ग्रोथ फेज फाइंड आउट करोगे तो आप वैल्यूएशन भी ठीक ठाक से कर पाओगे। तो वही यहाँ पर डीसीएफ रिक्वायर्स अस टू फोरकास्ट। To begin with, DCF model requires us to predict the future cash flow and the business cycle. This is a challenge. मजाक नहीं है यहाँ पर, ये really challenging है. Let alone for a fundamental analyst, but also for the top management of the company. आप तो एक fundamental analyst हो, आप कंपनी का पार्ट नहीं हो। आपको भी जितना चैलेंजिंग आपके लिए है, जो मैनेजमेंट में है कंपनी का, वो भी उतना ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में होते हैं कि किस तरह से कंपनी को फ्यूचर में लेके जाए और ग्रोथ करे कंपनी का। तो ये डीसीएफ मॉडल फंडामेंटल एनालिस्ट को बहुत हेल्प करता है। हाईली सेंसिटिव टू द टर्मिनल ग्रोथ रेट। अब टर्मिनल ग्रोथ रेट क्या है? मानो कि आज आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोच रहे हो, से फॉर एग्जांपल आईटीसी। आप सोच रहे हो कि भाई आईटीसी 236 में चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इसका लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ होगा। लेकिन सवाल यही है कि ये फ्यूचर में कहां तक जाएगा? क्या ये 400 जाएगा? क्या ये 500 जाएगा? ऐसे फ्यूचर में गया है 300-400 आईटीसी का। आईटीसी फ्यूचर में ऐसा इस तरह का ग्रोथ किया है, ये देखो 270-300 मोस्ट प्रॉब्ली इसका स्प्लिट हुआ है। 300 गया था मुझे याद है, बट अभी स्प्लिट हुआ है, मे बी किसी कारण से इसका स्टॉक प्राइस या फिर फेस वैल्यू में कुछ चेंजेस हुआ है। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर ये स्टॉक आज 236 में है तो कल ये कितना दिन तक कहां तक जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर 10 ईयर्स का कैश फ्लो फाइंड आउट कर सकते हो, फ्यूचर 10 ईयर्स मतलब अगला 10 साल में आईटीसी, अगला 10 साल में फ्यूचर 10 ईयर्स में आईटीसी कितना फ्री कैश जनरेट करेगा कंपनी के लिए, इसमें आपको परसेंटेज ढूंढना होता है। कि मान के चलते कि अगर ग्रोथ फेज में है, बिजनेस में बहुत दम है, मतलब बिजनेस लाइक हैप्पीएस्ट माइंड, बिजनेस लाइक क्या बोलते हैं वो, कैम्प्स, बिजनेस लाइक नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जो ग्रोथ फेज में है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसा और भी कंपनीज है, सारा नाम एट ए टाइम याद नहीं रहता, बट 4-5 नाम तो याद आ ही जाता है, ठीक है। जैसे कॉमस्टार, सोना कॉमस्टार, बीएलडब्ल्यू, बड़ा ही ग्रोथ फेज में है कंपनी, ठीक है। तो अगर कंपनी ग्रोथ फेज में होता है तो उसमें क्या होता है, रिटर्न ज्यादा होता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ग्रोथ फेज में कंपनी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो ग्रोथ फेज कितना दिन तक चलेगा, आपको इसमें थोड़ा फोरकास्टिंग करना है। तो ग्रोथ फेज में कंपनी में भी 15% रिटर्न जनरेट करेगा, मैक्स टू मैक्स 20% ही आप फाइंड आउट करना। 20% रिटर्न बहुत होता है एक कंपनी के बिजनेस के लिए। स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है वो हम लोग को अलग से पता है, वो अलग रीजन है उसका, बट एक जेन्युइन रीजन कि कंपनी ग्रोथ फेज में 20% के आसपास रिटर्न जनरेट कर सकता है। कोई कोई कंपनी 30-50 कर दे, बट वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा। बट लॉन्ग रन में एक कंपनी अगला 10 साल में पहला 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स में भी 20% रिटर्न, सेकेंड 5 ईयर्स में कंपनी का थोड़ा सा ग्रोथ फेज कम हो सकता है, मार्केट थोड़ा सैचुरेटेड हो सकता है, ये हो सकता है कि वो 10% में ग्रोथ करे। और एक होता है सर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे टर्मिनल वैल्यू। मतलब ऐसे मान के चल रहे कि अगला 15 साल में बिजनेस का एक फेज खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना सर? 10 साल का फ्यूचर मान के चलते हैं और लास्ट 5 साल को टर्मिनल मानते हैं। तो लास्ट टर्मिनल मतलब एक बिजनेस का एक फेज खत्म होगा, एक एरा खत्म होगा। फिर अगर इनोवेट करेगा तो रहेगा, अगर इनोवेट नहीं करेगा तो जाएगा। जैसे एम्बेसडर का हुआ है, एम्बेसडर 50-60-70 साल तक क्या बिजनेस किया, बट वो अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाया तो क्या हो गया, चला गया ना। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है दादा। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि टर्मिनल ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो होगा। टर्मिनल ग्रोथ मतलब जब बिजनेस एंड की तरफ होगा, इट्स लाइक जैसे एक स्पीड में गाड़ी चलता है, तो जब लास्ट में वो रुकेगा तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। एग्जैक्टली बिजनेस भी जब बंद होने के कगार में आते हैं, अब कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है, मतलब लास्ट में उसका रिटर्न जनरेट करने का ताकत भी कम हो जाएगा। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। ग्रोथ फेज में अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, बीच में जब सैचुरेटेड हो जाएगा
रिटर्न जनरेट करने का स्पीड कम हो जाएगा, और टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो ये जो हाईली सेंसिटिव टू द टर्मिनल ग्रोथ रेट, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जो मार्केट में प्राइस हम लोग देखते हैं, वो एक्चुअली टर्मिनल ग्रोथ रेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। द DCA मॉडल इज हाईली सेंसिटिव टू द टर्मिनल ग्रोथ रेट। A small change in terminal growth rate would lead to a large difference in the final output in the per share value, जो EPS होता है ना, उसके ऊपर बेस करके। फॉर इंस्टेंसेस ARBL, मतलब हम लोगों का पूरा केस, मतलब पूरा जो स्टडी रहा है Amaron बैटरी के ऊपर, Amaron बैटरी केस वी हैव एज्यूम 3.5% एज द टर्मिनल ग्रोथ। अगर 3.5% की जगह, अगर 3.5% जब आपने टर्मिनल वैल्यू लिया था, प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कशन है, ठीक है, जब हम लोगों ने देखा था कि 3.5% का टर्मिनल वैल्यू है, तो उसका शेयर प्राइस आके रुका था 368 पे। बट अगर ये 3.5% की जगह 4% होता, तो उसका शेयर प्राइस आके रुकता 394 में। देखिए कि कभी शेयर प्राइस 368, लेकिन अगर 4% का टर्मिनल ग्रोथ रेट है, तो आपका शेयर प्राइस आ रहा है 394। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू के ऊपर बेस करके शेयर का प्राइस में सेंसिटिविटी आता है। ठीक है, और 368 या फिर 394 क्या था, 368 394 एक्चुअली 2014 के टाइम का हिसाब है। ठीक है, उस टाइम पे ये एक्चुअली फेयर वैल्यू था, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू था। मार्केट में प्राइस इससे भी ज्यादा चल रहा था, मार्केट में स्टॉक का प्राइस इससे भी ज्यादा चल रहा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, लास्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में सीखे थे। और एक बात, आपको कांस्टेंट अपडेट रहना चाहिए। वंस द मॉडल इज बिल्ड, जब आप DCA मॉडल बिल्ड करते हो ना किसी पर्टिकुलर कंपनी पे, एंड तक टिके रहना। आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पॉइंट समझने को आएगा, जैसे कितना स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रॉम दी, मतलब सजेशन जो है, ये वर्ल्ड का टॉप फाइनेंशियल, मतलब जो इन्वेस्टर्स है, लाइक वॉरेन बफेट, ठीक है, उनका बेंजामिन ग्राहम जैसे लोग, उन लोगों ने कुछ कहा है कि कितना स्टॉक होल्ड करना सबसे बेहतरीन है। ठीक है, कि आप क्या 2 स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्या 200 स्टॉक होल्ड करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें करेंगे। तो एग्जैक्टली तो जैसे आप DCA मॉडल किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या पर्टिकुलर 5 to 6 स्टॉक के ऊपर आप बिल्डअप करते हो ना, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करने वाला बात, तो जैसे ही आप बिल्ड करोगे, द एनालिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई एंड अलाइन द मॉडल विद न्यू डेटा, क्वार्टरली और ईयरली डेटा कंपनी का रिलीज होता रहता है ना, तो उसके साथ साथ आपको भी अपडेट रहना है। जैसे अगर कोई ICICI बैंक के बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहा है, ठीक है, अगर कोई बंधन के बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहा है, अगर कोई IDFC के बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहा है, तो आपको उसका क्वार्टर डेटा, ईयरली डेटा के साथ रेगुलर अपडेट रहना चाहिए। दैट कम्स इन बोथ द इनपुट्स एंड द assumption ऑफ DCA मॉडल नीड्स टू बी अपडेटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। एंड नंबर 4, लॉन्ग टर्म फोकस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो है, जो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करके आपको बता देता है, इज हेवीली फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड दस इज डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू इन्वेस्टर्स हु हैव ए शॉर्ट टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म फोकस के लिए जैसे 1 ईयर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर शॉर्ट टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर। ठीक है, अब अगर ऐसे फोकस में हो तो DCF कैलकुलेशन इज फॉर यू। Also, the DCA model may make you miss out the unusual opportunities as model are based on certain rigid parameters. हाँ, कुछ unusual opportunities miss हो जाएगा आपका, कुछ चीजें मिस हो जाता है। आप हर चीज को पकड़ नहीं सकते, मतलब हर चीज खा जाएंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ चीजें मिस हो जाएगा। हर चीज का अपना प्रॉस एंड कॉन्स होता है ना, ऐसा चलेगा सर। तो ये DCF में कुछ है, कुछ अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगा। Having stated the above, the only way to overcome the drawbacks of DCA model is by being a conservative as possible while making the assumption। एक बात जो हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे कि जब आप DCA पैरामीटर डिस्कस कर रहे हो, जब DCF कैलकुलेशन कर रहे हो, जितना हो सकता है कंजर्वेटिव बन जाओ। कंजर्वेटिव मतलब जो दाम आप इंट्रिंसिक में देख रहे हो उससे और थोड़ा कम कर दो। आप लोगों को लास्ट वीक मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को, अगर मॉडलिंग एरर का कॉन्सेप्ट था, याद है क्या ज्योति? हाँ सर, सुमित याद है? मॉडलिंग एरर 10% में और कम कर देना। अरे यस है ना, जैसे मैंने अगर मैंने Amaron, हाँ बोल, याद आ रहा है क्या मॉडलिंग एरर? ये देख, आमरा राजा बैटरी में बात हुआ था उस टाइम पे, तो ये Amaron बैटरी का 2014 का डेटा एनालिसिस किया गया था। ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा, ये Amaron बैटरी का 2014 का डेटा एनालिसिस किया। 2014 के टाइम पे, जिस टाइम का बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस चल रहा था 700 समथिंग, 700 समथिंग, 720 ऐसा कुछ चल रहा था दिसंबर के महीने में। और उस टाइम पे इसका ग्रोथ फेज था, बट सैचुरेशन के आसपास था। देखिए उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक पे उतना बात नहीं बना, मतलब 2015-16 के बाद Amaron बैटरी में और कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं।
मतलब एक साइडवेज में चला गया। ये तो कोविड सिचुएशन था, इसको छोड़ो, बट ओवरऑल अगर आप एवरेज देखोगे उसी एरिया में घूम फिर कर रहा है। मतलब बिजनेस में वो वाला बात नहीं था, बट ये जो फेज था उसका ग्रोथ फेज था। बट यहाँ पर ये 700 750 के जोन में था, लेकिन स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकला था 368 पे। मतलब उस पीरियड में भी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ज्यादा दाम पे डील कर रहा था। तो एग्जैक्टली अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ लेते हो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन 750 के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस जो है वो हार्डली 900,000 तक छू के फिर से नीचे आ गया है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ओवरऑल इसका जो सिस्टम था उसके बाद बिजनेस में उतना वाला ग्रोथ नहीं रहा। टैमरन बैटरी में अभी वो वाला बात नहीं है, अभी वो वाला बात नहीं है। मतलब बैटरी मार्केट में अभी थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं, थोड़ा स्लॉट आ गया है। अब फिर से आ सकता है, अगर वो कोल का जो बात सुन रहा था, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो देखो क्या होता है कि कोल जो चाइना में बहुत पड़ा हुआ है, नहीं आ पा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ना मार्केट में खबर कि कोयला का शॉर्टेज बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम करेगा। अरे आप लोगों के पास ऐसा खबर था क्या? जरूर। हाँ दादा, दिल्लीতে तो प्रॉब्लम शुरू होएगा सर। दिल्ली में शुरू हुआ है। अब देख वो कंसाइनमेंट जो चाइना में बेसिकली ब्लॉक होके रखा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है। अगर हो गया तो फिर शॉर्टेज नहीं रहेगा, तो फिर नॉर्मल रहेगा। हाँ, कुछ कुछ एरिया में स्टार्ट हो भी गया है, मुझे भी सुनने को मिला है। ठीक है, तो यही पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म फोकस, डीसीएफ इज हेवीली फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, एंड पॉइंट इज वेरी सिंपल। तो फिर क्या क्या पॉइंट आपको समझ में आया? डीसीएफ जब भी यूज करोगे, फोरकास्ट रखना, हाईली सेंसिटिव टू द टर्मिनल ग्रोथ रेट, जो टर्मिनल ग्रोथ रेट आप लोग लास्ट वीक सीखे थे कैलकुलेट करना, कांस्टेंट अपडेट रहना, लॉन्ग टर्म फोकस रखना। ठीक है, एंड फ्यूचर कैश फ्लो में जो ग्रोथ रेट है, आप जो भी सोचोगे कंपनी के बारे में, क्या सोचोगे? देखो, आप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीखे थे डीसीएफ मॉडल में, है ना? तो फ्री कैश फ्लो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो द रेट एट विच यू ग्रो दी एफसीएफ ईयर ऑन ईयर, मतलब किसी भी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर फ्यूचर कैश फ्लो ग्रोथ देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल कंपनी कितना ग्रो कर रहा है, तो आप 20% से ऊपर मत जाना प्लीज, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, 20% बहुत है। ठीक है, मतलब ये कंजर्वेटिव सोच है, मतलब ज्यादा फ्रैंक नहीं होना यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव होना है। जितना हो सके अपने आप को कंजर्वेटिव करो। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि एमरन बैटरी का जो हिसाब हम लोगों ने निकाला था, इस टाइम पे 700 750 चल रहा था 2014 अराउंड, जब जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, उस टाइम पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू था 368। उसके बाद हम लोगों ने 10% का मॉडलिंग एरर यूज किया, 10% का मॉडलिंग एरर यूज किया, और फिर स्टॉक का प्राइस 330 के आसपास आके निकला था। याद आ रहा है क्या? हाँ, मतलब 368 से भी स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वाइज 330, मतलब और कम करना, मतलब कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं और ज्यादा होगा ऐसा नहीं, जितना हो सकता है, जितना भी एक रीजनेबल मतलब एरिया में रह के, इसको हम लोग बैंड भी बोले थे, एक बैंड का हिसाब भी दिखाया था आपको कि भाई इतने से इतना तक हो सकता है। तो इससे आपको क्या होगा, स्टॉक के बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी कुछ कंपनीज है स्मॉल कैप में, आप अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। ऐसे अपना सुमित, गोपी लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं, अनिमेश वगैरह भी काफी रिसर्च कर रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ ऐसा कंपनीज है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में कुछ ऐसे कंपनीज है। मैं बाद में नाम बताऊंगा आप लोगों को, मेरा कुछ रिसर्च चल रहा है। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी रिसर्च कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ कंपनीज ढूंढिए, उसका बिजनेस को निकालिए। स्मॉल कैप में, मिड कैप में, नेक्स्ट निफ्टी 50 में कुछ कंपनीज है जो काफी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज काफी नीचे है। ठीक है, और अगर बिजनेस में आपको सच में कुछ ग्रोथ दिखता है, ठीक है, ओवरऑल चेकलिस्ट देखना है आपको, अगर आप फंडामेंटल समझोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बट हाँ, इतना जितना आसानी से मैं बोल देता हूँ, इतना आसानी से ये होने वाला नहीं है। रिगोरस स्टडीज चाहिए आपको, बहुत पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कंपनी के बारे में जेन्युइनली रिसर्च करना, कंपनी, नॉट जस्ट कंपनी, जिस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस का फ्यूचर के बारे में सोचना, एंड लास्ट में एक आपका एक स्पेशल प्रेडिक्शन जो आपको एक पॉजिटिव किक देगा। ये सब कुछ जब मैच होता है ना, तो एक्चुअली बात बनता है। ठीक है, तो उससे पहले ये फिर से एक बार देख लो। तो ग्रोथ स्टेज जो है, जो जब भी किसी कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो डिटरमाइन करोगे, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20%, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट, companies can barely sustain growth their free cash flow beyond 20%.
20% के ऊपर कंपनी अपना फ्री कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर कैश मतलब उसका फ्री कैश फ्लो 20% करके बढ़ रहा है। मतलब इस साल अगर 100 रुपया का कैश है तो नेक्स्ट ईयर 20% और ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर और 20% ऐड हो जाएगा। सिंपल बात है, कंपाउंडिंग वे में। तो ये ईयर ऑन ईयर का जो एरिया है ये 20% में रखिएगा। इफ ए कंपनी इज यंग एंड बिलोंग्स टू ए हाईली ग्रोथ सेक्टर्स, जैसे कि मोनोपोली बिजनेस कुछ होते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड टाइप्स। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड क्या ग्रोथ दिया है देख रहे हैं ना आप लोग। ये लास्ट ईयर का चर्चा था हैप्पीएस्ट माइंड का, मुझे अभी भी याद है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में मैंने इसका केस स्टडीज आप लोगों से बात किया था। हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली थोड़ा सा क्या नीचे गिरा है रे, 5 साल तो नहीं जाना है, 1 साल में ही देखो ये रहा। सुमित का बहुत फेवरेट स्टॉक है, आई नो सुमित। क्या रे सुमित? এটা আছে আর হচ্ছে নতুন আরেকখানা স্টক হয়েছে যেটা হচ্ছে তোমার ওই পারাস ডিফেন্স। पराज डिफेंस, अरे ये पराज नहीं, পারাস ये आ परास, रहे हैं। हाँ हाँ परास। इसके ऊपर तो परास डिफेंस के बारे में तो रिसेंट आईपीओ आया है इसका, है হ্যাঁ ना? এটাও ভালো স্টক আছে। बहुत अच्छा है মানে ইন্ডিয়ার ठीक है। একমাত্র এমন একটা কোম্পানি যেটা দাদা মানে নিজেই ডিফেন্স সেক্টরে যেই প্রোডাক্ট গুলো লাগে ওটা বানায়, ইন্ডিয়ার यस, প্রথম company। हाँ इंडिया का पहला कंपनी है, तो इसका मोनोपोली है डिफेंस में। এটাও আছে আর হচ্ছে তোমার ওই হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ডের সাথে আর একখানা আছে, ওটা হচ্ছে তোমার ওই ইয়েটা যেটা ইনফো এজ যেটা আমি इन्फो বলেছিলাম एज, অনেক। इन्फो एज तो थोड़ा सा पुराना है, बट इन्फो एज का बिजनेस का मॉडल, इसके ऊपर तो स्पेशल केस स्टडीज किया था ना कुछ दिन पहले। মনে हाँ হয় করেছি, हाँ, মনে হয়। कुछ दिन पहले ही किया था, हुआ था ना विक्रांत? इन्फो एज और दीपक नाइट्रेट एक साथ किया था। ये एक स्पेशल कंपनी है, ठीक है। ये स्टार्ट किया था बेसिकली नौकरी वगैरह से लेके, और उसके बाद बेसिकली बन गया क्या, न्यू बिजनेस আর देखता যদি है और মানে उसमें इन्वेस्ट আর करता কালকেই তোমাকে একটা স্টকের নাম বলেছিলাম, একটু প্রাইসটা কম আছে কিন্তু এটাও হবে, আরবিএনএল, ওই রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড। है। आरबीएनएल, आरबीएल नहीं आरबीएनएल। आरबीएनएल, कहाँ रे, दिखा नहीं रहा है। आरबीवी। भी ना, रेल विकास निगम लिमिटेड। हाँ, ये इसका अब देख सकते हो, करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने अभी तक इसका केस स्टडीज नहीं किया, ठीक है, ठीक है, बट करेंटली ऐसे तो 100% बता रहा है, बट फिर भी ऐसे ऐसे इस तरह से नहीं है कि कभी भी इस तरह का मत करना। अभी थोड़ा हायर मुझे लगता है, ये करंट जो प्राइस है इसका ओवरबॉट जोन में है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, इसका मैंने अभी तक रिसर्च कुछ একটু किया नहीं। একটু হাই আছে কিন্তু এটার উপর এসআইপি করলে ভালো রিটার্ন পাবে ইন ফিউচার। कर এটা सकता है, দিনকেই মোটামুটি ভালো স্টকটা বেড়ে গেছে ठीक है। লাস্ট ডে। अभी अगर किसी का लॉन्ग टर्म सोच है तो मे भी जा सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बट क्योंकि मैंने अभी रिसर्च नहीं किया। बट अगर आप लोग चाहो तो रिसर्च करो और ग्रुप में डिस्कस करो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, ठीक है। रिसर्च करो, ऐसे ही आप स्टॉक ढूंढो ना, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढो, और ढूंढ के उसका रियल लाइफ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो और उसका ग्रोथ निकालो। आप देखो, आपको आप लोगों को मतलब सबको शेयर करो, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते, मतलब सीरियसली, मतलब आपको इतना वैल्यू, मतलब क्या बताऊं, मतलब ऐसा इकोसिस्टम बनाओ ना आप लोग, जो नॉलेज आप लोगों को गैदर हो रहा है उस नॉलेज को यूज करो और उसको रेगुलर बेसिस में घर में प्रैक्टिस करो, आप देखना बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन हाँ, वही ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत लोग सोचता है ना कि भाई मेरे को बस कुछ स्टॉक का नाम बता दो, मैं अभी करोड़पति बन जाता हूँ, ऐसा कभी कभी किसी किसी के लिए लक बाई चांस हो सकता है, बट अगर सच में कुछ खास होना है ना तो रिगोरस स्टडीज करना है। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता मेरे हिसाब से। अच्छा, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट, द रेट एट विच यू ग्रो दी एफसीएफ ईयर ऑन ईयर 20% के आसपास, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई कंपनी हाईली ग्रोथ सेक्टर्स में है देन उसका थोड़ा बहुत 20% से ज्यादा होता है, कई बार थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, बट नो कंपनी डिजर्व एफसीएफ ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 20%। मतलब आपको कंजर्वेटिव सोचना है, आप जब भी सोचोगे 20% के अंदर ही एफसीएफ ग्रोथ को रखो, मतलब फ्री कैश फ्लो। ये फ्री कैश फ्लो क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या भूल गए हैं तो प्रीवियस जो 2-3 लेक्चर्स है एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स का खेल क्या है, दिस इज अ बिट ट्रिकी। वाई लॉन्गर द ड्यूरेशन द बेटर इट इज, जितना लंबा सोचोगे उतना बेहतर है। एट द सेम टाइम लॉन्गर द ड्यूरेशन देयर वुड बी मोर रूम फॉर एरर, जितना लंबा होगा उतना गलती होने का भी चांस बढ़ेगा। आई जनरली रेफर टू यूज अ 10 years
टू स्टेज डीसीएफ अप्रोच, मतलब 10 साल को 2 स्टेज में डिवाइड करके डीसीएफ को कैलकुलेट करेंगे, मतलब 5+5 इस तरह का। ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि आप 10 साल का टारगेट रखो, उसको 5-5 में डिवाइड करो कि भाई अगला 5 साल में ये होगा, उसके अगला 5 साल में ये हो सकता है। अगर इस तरह से आपका रिसर्च रहेगा, आप सही डिसीजंस लोगे। टू स्टेज डीसीएफ वैल्यूएशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू स्प्लिट द डीसीएफ एनालिसिस इन 2 स्टेजेस, डेमोन्स्ट्रेटेड इन द एमरन बैटरी एग्जांपल इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, हम लोग इससे पहले वाले में किए हैं। As discussed in stage 1, I would grow FCF at a certain rate, मतलब पहला स्टेज में हम लोग 15% का रिटर्न माने थे, सेकेंड स्टेज में 10% का रिटर्न माने थे, एंड उसके बाद एक फाइनल स्टेज भी था, ठीक है, फाइनल स्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल फ्लो, उसमें हम लोग 4% के आसपास का रिटर्न डिसाइड किए थे, 3.5 समथिंग एमरन बैटरी में, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्यूचर देखा जाता है 5-10 साल में कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो। देखो किसी की बिजनेस का जो स्टॉक प्राइस है वो एक्चुअली वो कंपनी कितना फ्यूचर में कैश जनरेट करने का ताकत रखता है उसी का आज का नतीजा है ना। ऐसे बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब फ्यूचर में जो अनसर्टेन है उसी को आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके जो प्राइस दिखता है उसी का नतीजा होता है ना। अब इसको एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई इंसान फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा तो आज उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा रे बाबा। अरे जो इंसान फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा, जैसे मानो कि किसी को आईआईटी में आज चांस मिला है, ठीक है, कोई अच्छा चार्टर्ड में अच्छा रिजल्ट किया है, कोई यूपीएससी में अच्छा कुछ कर रहा है, एग्जाम अच्छा दे रहा है, तो उसका प्राइस है वो कि भाई इसका वैल्यूएशन है बहुत दूर तक जाएगा। कुछ पॉलिटिकल जो लोग काम करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स बन रहा है, ठीक है, जैसे मानो कोई आरएसएस में है जिसको फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कुछ तो वैल्यूएशन उसका आज है जो उसका फ्यूचर में अनसर्टेन है। जैसे मोदी जी एक दिन में मोदी जी नहीं बना है ना, कि मोदी जी को प्रोजेक्ट बना बना के आज देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मोदी जी में छुपा हुआ था। तो वो छुपा होना, वो जो छुपा होता है ना वो एक्चुअली पहले से ही समझ में आता है, तो जिन लोगों को पता होता है ना वो उसका एक्चुअल प्राइस डिटरमाइन कर लेता है और सही टाइम पे उसका सही दाम में मिलता है। और उसके बाद एक बार जैसे मोदी जी को भी जाना पड़ेगा वैसा ही स्टॉक को भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया? हेलो, अरे बताओ ना, ये प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, स्टॉक एनालाइज करना या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एनालाइज करने में कोई फर्क नहीं रहा सर। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे हर चीज में ही वाला फंड आ जाएगा। टर्मिनल ग्रोथ रेट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट 4-5 साल में आप क्या ग्रोथ दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एनालिसिस बताऊं, मेरा उतना नॉलेज तो नहीं है, मैं 90 का पैदाइश हूँ, ठीक है, 1990 से 1977 से सीपीआईएम गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आया था। तो मेरे को जितना पता चला बाद में हिस्ट्री रिसर्च वगैरह करके या फिर पढ़ाते पढ़ाते मेरे को जितना नॉलेज गैदर हुआ कि सीपीआईएम जब कांग्रेस को हटा के वेस्ट बंगाल में सत्ता में आया तो सीपीआईएम ने कुछ अच्छा डेवलपमेंट वाला काम किया था। उसमें से सबसे फेमस जो काम है उनका दैट इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब जमीन को जमींदारों से हटा के जमींदारों के लिए एक सीलिंग लिमिट बांध के सभी लोगों के अंदर जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको लैंड रिफॉर्म भी माना जाता है। आई होप आप लोगों ने से बहुत लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े भी हो ये चीज को, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। इवन इंडियन गवर्नमेंट का बाकी जो स्टेट्स है वो सीपीआईएम से प्रभावित होकर बाकी स्टेट्स में भी इसको एप्लीकेबल करना चालू किया था। एक्ट बहुत पहले से था, 1951 में ही लैंड रिफॉर्म एक्ट आ गया था, बट इसको प्रॉपरली एप्लीकेबल सीपीआईएम ने किया था बाद में। लेकिन सीपीआईएम का ग्रोथ रेट लास्ट में क्या था, लास्ट 10-15 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में उसका ग्रोथ रेट बहुत ही खराब था, नो जॉब नो एम्प्लॉयमेंट, हाँ तभी जाना पड़ा उसको। लेकिन फर्स्ट 10 ईयर्स में सीपीआईएम में जितना सुना हूं कि अच्छा कुछ काम कर किया था। तो एग्जैक्टली तो ये जस्ट मैं हिस्ट्री का एक रिसर्च बात किया रिसेंट ट्रेंड में, आप लोग भी सुने होंगे बहुत लोगों से, इसलिए मैं भी थोड़ा बताया। तो टर्मिनल ग्रोथ रेट जैसे पार्टी का भी हो सकता है स्टॉक का भी हो सकता है, ठीक है, तो वही प्रेडिक्ट करना होता है आपको। तो नॉर्मली जब बिजनेस में और कोई दम नहीं बचता है, बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट का लैक ऑफ फ्यूचर, ठीक है, जैसे नोकिया, नोकिया का क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या ग्रोथ दिया था सर नोकिया इंटरनेशनल मार्केट में? हाँ सर, मतलब इंडियन मार्केट में भी अगर मैं बात करूं, नोकिया मोबाइल ब्रांड में एक नंबर 1 नाम था, क्या मैं सही बोल रहा हूं? है दादा। है ना, बट क्या नोकिया का वो बिजनेस रहा?
आज के डेट में? ना, बीच में तो नोकिया पूरा गिर गया था, है ना, लेकिन फिर से अपने आप को एंड्रॉइड के साथ जोड़ के फिर से आने का कोशिश कर रहा है ना, और वापस थोड़ा सा वापसी किया है, थोड़ा सा कमबैक किया है नोकिया, ऐसा नहीं कि पूरा ही पीछे चला गया, थोड़ा सा फिर से कमबैक किया है। लेकिन जिस लेवल में 2006, 7, 8 तक जिस तरह से बिजनेस को टॉप लेवल में लेके गया, उसके बाद नोकिया अपने आप को खो गया, उसके बाद फिर से 2013, 14 से अपने आप को वापस लेके आया। अब कोशिश जारी है इनका। अब कहने का मतलब यही है कि लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड, इट्स प्योरली डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस का जो डिमांड सप्लाई है, इट्स प्योरली डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स वेरी वेल, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझना ही होगा। अगर आप इकोनॉमी अच्छे से समझोगे ना, आप प्रोडक्ट का फ्यूचर के बारे में आपके पास एक बहुत गजब आइडिया होगा, जो कंपनी है वो कौन सी प्रोडक्ट के साथ है, किस सर्विस लाइन के साथ है, जो आपको काफी हेल्प करेगा मार्केट को समझने में, और यही टर्मिनल ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करने को भी हेल्प करेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि मार्केट में क्या प्रैक्टिस है, तो सिंपल थंब रूल है मार्केट का, कीप इट एज लो एज पॉसिबल। मतलब टर्मिनल ग्रोथ रेट को जितना कम हो सके रखो। मतलब लास्ट 10 ईयर्स के बाद का जो समय है, जिसके बाद बिजनेस में वो वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप 4% का ग्रोथ रखो, मैक्स टू मैक्स 4%, उससे कम भी रख सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं। तो बेसिकली ये जो फोरकास्टिंग है, ये कितना दिन का फोरकास्टिंग लग रहा है आप लोगों को किसी भी स्टॉक के बारे में? क्या फोरकास्टिंग है ये? 10 to 15 ईयर्स का फोरकास्टिंग है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आप 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसे सोचना है सोचो ना, कौन मना करता है, लेकिन सिस्टम वही है, सिस्टम वही है। सबसे पहले आपको फर्स्ट 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, सबसे पॉपुलर माना जाता है 10 ईयर्स का, दिस इज द पैटर्न सर। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट फर्स्ट 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का, नंबर ऑफ ईयर कितना लोगे इट्स अनदर मैटर, 2 स्टेज TCF वैल्यूएशन इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक, एंड टर्मिनल ग्रोथ रेट क्या सोचोगे, इट्स अनदर एरिया। इससे आपको क्या पता चलेगा, कंपनी का फ्यूचर जो आप सोच रहे हो उसको आज की डेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मजा कब आती है कि कैलकुलेशन कैसे होता है, प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से सीख के रखे हैं। अनदर पॉइंट इज सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फटाफट देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। मतलब वही सिंपल बात है, डिस्पाइट मेकिंग सम कंजर्वेटिव एजम्पशंस थिंग्स कुड स्टिल गो रॉन्ग। कंजर्वेटिव सोचने के बाद भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टॉक जा सकता है। हाउ डू यू इंसुलेट योरसेल्फ अगेंस्ट दैट? दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड अराइव। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी थॉट प्रोसेस वाज पॉपुलराइज्ड बाय द बेंजामिन ग्राहम। जानते हो सर आप लोग बेंजामिन ग्राहम कौन है? पता है किसी को कौन है वो? रिच डैड और पुअर डैड। मार खाएगा। बेंजामिन ग्राहम रिच डैड पुअर डैड कहां से आया? हु इज बेंजामिन ग्राहम? তাহলে ওটা কে ছিল? स्टॉक मार्केट। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट की गुरु हैं, ও আচ্ছা, और इन्होंने एक किताब लिखा था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जो किताब এইটাই। ভুলে গেছিলাম। जो किताब पढ़ के वॉरेन बफेट का दिमाग खुल गया था। जो হ্যাঁ, এটা किताब दारुण বলতে ভুলে গেছিলাম আমি অ্যাকচুয়ালি নামটা। और रोशनी आजकल पढ़ रहे हैं ना रोशनी? है दादा। না, এটা খুব ভালো বই দাদা, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बहुत अच्छा किताब है सर, मैं भी दारुण रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर पढ़िए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है, आप जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर जितना फाइनेंस और আমি তো फंडामेंटल ফার্স্টে बोल, আমি তো ফার্স্টে দুটো পেজ পড়েই ফ্যাन হয়ে গেছি। फर्स्ट 2 पेज पढ़ के ही फैन हो गया है, समझ रहे हो सर? तो एक्चुअली बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट की गुरु हैं, उन्होंने मतलब एक्चुअली ये वाला पॉइंट में बात किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी थॉट प्रोसेस वाज पॉपुलराइज्ड बाय बेंजामिन ग्राहम इन हिज सेमिनल बुक टाइटल्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली सजेस्ट दैट एन इन्वेस्टर शुड बाय स्टॉक ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट। आपको उसी टाइम पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहा हूँ। लग रहा 5 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, इग्नोरेंट, वो सब तो छोड़ो, वो सब टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट न्यूज में ही बात बन जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक में जो, जैसे अनिमेश को, अगर मेरा आवाज आ रहा है, अनिमेश को मिलीनियर बिलीनियर बनना है। अनिमेश मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? अभी आ रहा है सर, बोले। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मिलीनियर और बिलीनियर बनना है,
ठीक है, जैसे अनिमेश का सोच है और अनिमेश मेरे को बोला है सर याद दिलाते रहना, तो इसलिए मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ। तो अगर मिलियनियर बिलियनियर किसी को भी बनना है तो उसके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली सजेस्ट दैट इन्वेस्टर शुड बाय स्टॉक ओनली व्हेन इट इज मतलब अवेलेबल एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में है कि नहीं ये देखो, मतलब वैल्यूएबल चीज डिस्काउंट में मिल रहा है कि नहीं, ये बेंजामिन ग्राहम का कहना है। सर मिलता है, वैल्यूएबल चीज डिस्काउंट में मिलता है, बट आपको उस टाइम पे पहचानना होगा जिस टाइम में उसको कोई नहीं पहचान पाया, तभी तो वो डिस्काउंट है। नॉलेजेबल लोग इसी को बोलते हैं सर, ठीक है, नॉलेजेबल लोग इसी को बोलते हैं। जो कोई, जब कोई नहीं पहचाना तब आप पहचाने, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जब कोई मेरा साथ नहीं देता था तब तुम मेरे साथ देते थे, तो सच्चा जीवन साथी उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्चुअली ट्रू फ्रेंड्स होते हैं या ट्रू लाइफ पार्टनर होते हैं, वो एक्चुअली आपके अच्छाई में आपके साथ है ऐसा नहीं है, वो आपके बुराई के टाइम पे भी आपके साथ है, बिकॉज वो पता था उनको कि भाई एक दिन आप कुछ करोगे। तो एग्जैक्टली वही वाला बात यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम ने यूज किया, ठीक है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली सजेस्ट द इन्वेस्टर शुड बाय स्टॉक ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट टू द एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, जो आपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट पूरा इक्विटी रिसर्च का जो फाइनलाइजेशन है उसमें पूरा डिटेल्स में सीखे आपने। फॉलोइंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी डज नॉट इंप्लाई सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये बात भी ध्यान से सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट टू प्रोवाइड ए बफर फॉर एरर्स इन कैलकुलेशन। आपको एक एरर, मतलब एरर से बचने का एक मौका देता है। बफर मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी आप कुछ अच्छा सोच रख सकते हो। कैसे? वेट, here is how I exercise the margin of safety principle in any one of my investment practice. Consider the case of Amaran battery, जो हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर मैट में पढ़ के आ रहे हैं। The intrinsic value estimate was around 368, जो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे सर, 368, और जिस टाइम पे एक्चुअली इसका मार्केट प्राइस चल रहा था 730 अराउंड, 2014 दिसंबर का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू 368 बट मार्केट में चल रहा है 730, मतलब काफी ओवर प्राइस चल रहा था। फर्दर वी अप्लाइड ए 10% मॉडलिंग एरर, उसके बाद हम लोग 368 पे मॉडलिंग एरर लगाए, जो आपको मैं 2 मिनट पहले बता रहा था। तो 368 का प्राइस पे मॉडलिंग एरर लगाते हो तो प्राइस जाके कहां तक पहुंचा? 331 पे प्राइस जाके पहुंचा 331 पे, मतलब आप उसको और कम कर दिए। वी आर फैक्टरिंग इज इन मॉडलिंग एरर, इवन मॉडलिंग एरर भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा, वो भी मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग मॉडलिंग एरर के ऊपर काफी डिस्कस किए। नाउ अब देखिए कि मॉडलिंग एरर करके 368 का शेयर जाके पहुंचा 331 में। दिस इज इंट्रिंसिक कैलकुलेशन, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन था, लेकिन 331 में आप उसको और कंजर्वेटिव कर दिए। इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब आपके सेफ्टी के लिए आप 368 को नहीं, आप 331 को इंट्रिंसिक वैल्यू समझो। 10% मॉडलिंग एरर मार्केट प्रैक्टिस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एडवोकेट हैज टू फर्दर डिस्काउंट द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को भी डिस्काउंट कर देना। आप समझ रहे हो बात को? जैसे रेल विकास निगम का बात करें, या फिर जैसे अगर एवेन्यू सुपरमार्ट तो बहुत ही काफी हाईली प्राइस्ड है ना, मतलब करेंटली ये काफी ज्यादा दाम में चल रहा है ऑब्वियसली, मतलब ऐसे बिजनेस में ग्रोथ है, ये बात तो मानना पड़ेगा, डीमार्ट के बिजनेस में ग्रोथ है। बट मैं आईटीसी के बारे में फिर से एक बार चलता हूँ। आईटीसी का जो बात मैं कर रहा था, आईटीसी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज पॉपुलर स्टॉक है इसलिए नाम यूज कर रहा हूँ। आईटीसी का इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज काफी नीचे है, लेकिन क्या 236 इज द ओरिजिनल, मतलब क्या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है? मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 236 से अपर होगा, मतलब कुछ नहीं तो 300 भी हो सकता है, वो आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। 10 साल का 15 साल का फ्यूचर कैश फ्लो लो। जिन लोगों ने एफसीएफ कैलकुलेट करना सीखा, डीसीएफ कैलकुलेटर सीखा, उनको पता है कि क्या करना है। अगर क्लास मिस किए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को देखिए और फिर थोड़ा स्टडी करना चालू कीजिए। नाउ मैं कहना ये चाहता हूं कि 236 जो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी क्या है, नीचे चल रहा है, तो फिर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इसके ऊपर होगा जरूर। तो आपको और कंजर्वेटिव होने को बोल रहा है कि अगर मानिए कि 300 इज दिस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप मान के चलिए कि इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। इस तरह का फीलिंग, मतलब 10% मॉडलिंग एरर का प्रैक्टिस मार्केट में है, ठीक है। तो आप गलती नहीं करना चाहते हो बेसिकली, मतलब आपको बेसिकली सेफ्टी ऑफ मार्जिन है ये कि आप थोड़ा सा और कम मान के चलो, इससे आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगा। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको और क्लैरिटी आएगा।
अच्छा, आई यूजुअली लाइक टू डिस्काउंट द इंट्रिंसिक वैल्यू बाय अनदर 30%। मतलब मार्केट में 10% प्रैक्टिस है, कोई कोई 30% भी पसंद करता है, बट व्हाई शुड वी डिस्काउंट इट फर्दर? मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू उसको भी डिस्काउंट करना है, ये कैसा बात हो गया? मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है आप उसको भी डिस्काउंट करोगे? यस, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Are not we being extra conservative? You may ask. Well, yes, but this is only way you can insulate yourself from the bad assumptions and bad luck. अगर bad luck से बचना है तो ये आपको बचाएगा. Think about it. Given all the fundamentals, if a stock looks attractive at ₹100, अगर 100 रुपया में कोई स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, then at ₹70 you can be certain it is indeed a good bet. क्या मानते हैं आप लोग? 100 रुपये में कोई स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप उसको 30% में और डिक्लाइन कर दिए तो क्या ये एकदम पक्का पक्का जाना चाहिए? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? विक्रांत, सुमित, बोल ना। मतलब जब 100 आपको सही लग रहा है और अगर बाई चांस वो 70 में मिल रहा है तो क्या करोगे? अरे भाई पैसा इकट्ठा करो और जो है लपेट लो, है ना? मतलब दो बार अब नहीं सोचना है। मतलब लोग सोचते रह जाते हैं ना, और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। अरे भाई नीचे जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता। 100 इज द अट्रैक्टिव प्राइस एंड व्हेन यू गेट इट इन 70 रुपीज, सोचना क्या है? नीचे जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो वैल्यूएबल स्टॉक हो तो, ऐसे मेरे को एक स्टॉक के बारे में फिर से याद आ गया। अगेन मेरे दिमाग में फिर से टाटा मोटर्स चल रहा है। क्यों जानते हैं? 1 साल पहले जब टाटा मोटर्स का केस स्टडीज मैंने 1 साल पहले भी किया था और 3-4 दिन लास्ट वीक दुर्गा पूजा के टाइम पे भी किया है। आप लोगों में से कोई कोई इस टाइम पे भी था, मुझे याद है। तो आप एक बार जस्ट देखो, टाटा मोटर्स लास्ट 5 ईयर्स में यहां से यहां तक नीचे गिरा है। अब सवाल यही है, ये जो नीचे गिरना, ये इंटरनेशनली उसका जो फेमस ब्रांड है लैंड रोवर जैगुआर का बिजनेस में प्रॉब्लम, काफी लॉस मेकिंग सिचुएशंस में। अगर फाइनेंशियल्स चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, जस्ट एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका नेट इनकम देखिए, 20 में 12,000 करोड़ का लॉस, उससे पहले 28,000 करोड़ का लॉस। मैं 2019 का बात कर रहा हूँ। रिसेंटली भी अभी भी लॉस में है, स्टील 13,000 करोड़ का लॉस, बट फिर भी टाटा मोटर्स में क्या ग्रोथ है। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, कोई भी कंपनी, मतलब इन्वेस्टर्स क्या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? लुक एट दिस नेट इनकम। 2021 में 13,000 करोड़ के लॉस में टाटा मोटर्स चल रहा है, बट इससे पहले वाले ईयर में 12,000 करोड़ का था। इस साल थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा है। स्पेशली वो उसका जो ई व्हीकल सेगमेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उसका कार आ रहा है, ई कार, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इवन मारुति सुजुकी का मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है और टाटा का मार्केट अप हो रहा है, और कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। फोर्ड मोटर तो ऑलरेडी बस्ता बांध लिया, जानते हैं ना आप लोग? फोर्ड जैसे कंपनी इंडिया से जा रहा है। अब टाटा का, हाँ यस, और टाटा का इंडिया मार्केट में क्या रहे हैं, जो टाटा का इंडिया मार्केट उतना नहीं मिलता था हुंडई के कारण और मारुति सुजुकी के कारण, लेकिन टाटा फिर से वापस आ गया। ये कुछ रीजन और काफी इन्वेस्टमेंट, जैसे रिसेंटली एक 7,000 करोड़ का समथिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 7,000 करोड़। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आता, बट आप रिसर्च करोगे न्यूज मिल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं सर? सर कहना कुछ नहीं चाहते, मार्केट ट्रेंड को समझिए, मार्केट मूवमेंट को समझिए। तो मैं एक्चुअली यही आपको कहना चाहता हूं। आप ध्यान से एक पॉइंट को देखिए कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनके पास टाटा है, आई नो, टाटा मोटर्स। 5 साल पहले का डेटा लिया मैंने, बट 1 ईयर बैक जब टाटा का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 100 के पास चल रहा था, आप लोगों में से बहुत लोग उस टाइम पे क्या खरीदा था। लेकिन कोरोना के टाइम पे, जस्ट लुक हियर, आप डेट देख के समझ सकते हो, ड्यूरिंग कोविड फर्स्ट फेज इसका शेयर प्राइस पहुंचा था 70 पे। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोविड फर्स्ट फेज में इसका शेयर प्राइस चल रहा था 70 में। तो क्या लग रहा है आपको कि इस यार ये दाम होना चाहिए टाटा का, टाटा मोटर्स का? नहीं। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको? लगा दो। सोचना क्या है इसमें? क्या सोचना कि क्या 70 से और नीचे जाएगा? अरे भाई कंपनी का वैल्यूएशन देखो, कंपनी का मार्केट देखो, फ्यूचर मैनेजमेंट देखो, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देखो कि क्या सोच रहा है टाटा। मुझे याद है 2020 के आसपास में, कोरोना पीरियड में ही, कोरोना आने से जस्ट पहले, अपना रतन टाटा
टाटा मोटर्स का बिजनेस इतना खराब होने के कारण मुंबई में एक स्टेडियम को भाड़े पे लिया और सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बुलाए स्टेडियम लेके और सबको बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट सब आया, कुछ भी हो जाए टाटा मोटर्स को फिर से ठीक करना है। अभी भी ठीक नहीं हुआ, स्टील 13-14 हजार करोड़ का लॉस। बट कंपनी कुछ ऐसा, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा सोचा है, कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है कि इंडियन मार्केट को फिर से वापस ले लिया। लैंड रोवर जैगुआर जैसे कार का इंटरनेशनल डिमांड है, स्पेशली इन चाइना, लेकिन रिसेंटली मार्केट में कुछ डाउन था, ये वाला सिचुएशन आप देख सकते हो। एक्चुअली उसका एक सेमी कंडक्टर बोल के एक होता है चिप, जो चिप इंटरनेशनली मिसिंग था, ऐसा कुछ कारण में स्टॉक में डाउन मूवमेंट आया था, मार्केट डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। बट अभी भी उसका काफी सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मार्केट परसेप्शन कंपनी के प्रति काफी बुलिश है, मार्केट परसेप्शन काफी बुलिश है कंपनी के प्रति। तो ये 70 रुपीज में मतलब 150 भी काफी अट्रैक्टिव था। अगर वो स्टॉक आपको 70 में मिल रहा है, अरे जितना है डाल दो, सोचना क्या है। जस्ट वेट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको फंडामेंटली ऐसे सिचुएशंस के लिए वेट करना चाहिए। टाइमिंग्स, पैसा है तो मतलब वो लोग ना, बहुत लोगों में देखा हूं, मतलब खुजलता रहता है, मतलब खुजली है भाई, खुजली है टाइप का, पैसा है तो मार्केट में डाल देते हैं। अरे भाई रुको ना, टाइम आएगा, सही टाइम के लिए थोड़ा इंतजार भी कभी कभी करना चाहिए, पेशेंस का खेल है। तो बस वो राइट टाइम में राइट काम करो। अरे क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं दादा उस टाइम पे पैसा होता ना लगा देते, और जिस टाइम पे पैसा हाथ में है उस टाइम पे फालतू का पैसा लगा रहा है। अरे भाई जब लगाना चाहिए तब लगाओ ना, तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। ये एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बट एग्जैक्टली देखिए, अभी तो हम लोग क्लास में सीख रहे हैं, कुछ बातें ही कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि इसको रियल में प्रैक्टिस करना और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करना, इसमें काफी समय लगेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। तो एमरन बैटरी का जो केस है, इंट्रिंसिक वैल्यू 368 का कैलकुलेशन में आया था। ये केस स्टडीज नहीं है, इट्स जस्ट पढ़ने के लिए कैलकुलेशन। अकाउंटिंग फॉर मॉडलिंग एरर 10%, लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू आया था 331, डिस्काउंटिंग इट फर्दर बाय अनदर 30%, मतलब 331 को और 30% में गिरा दो। अगर आपको 230 में स्टॉक दिख जाए कभी तो क्या करोगे? अरे खरीद लो। आई वुड बी ए बायर इन दिस स्टॉक विद ए ग्रेट कन्विक्शन। मतलब बहुत लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई क्या ये दाम सही दाम है, आपके मन में सवाल आता रहता है कि किस प्राइस में खरीदना चाहिए। दैट इज द बेस्ट टाइम, मतलब सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को डिस्काउंट कर करके अगर आपको दाम मिल जाता है, वेट नहीं करना है, पैसा है तो लगा दीजिए। समझ में आ रहा है सर? चर्चा लंबा है बट क्या क्लैरिटी ला रहे हैं आपके मन में? हेलो अनिमेश, ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलिए। हाँ दादा। तो एग्जैक्टली मतलब मार्केट में क्या चल रहा था, 700 समथिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू 368। अगर किसी मोमेंट में आपको स्टॉक का प्राइस 368 दिख रहा है, वही एक्चुअली अट्रैक्टिव है। बट 368 से भी आपको 30% डिस्काउंट में अगर स्टॉक मिल जाए ड्यू टू इकोनॉमी में लोनेस, इकोनॉमी में डिप्रेशन, ठीक है, कोविड जैसा सिचुएशन, लेमन ब्रदर्स जैसा 2008 वाला सिचुएशन, ये सब मिलता है। ये सब टाइम बियर मार्केट बोलते हैं, ये सब बियर मार्केट ही तो है जो एक्चुअली बिलियनियर मिलेनियर बनाते हैं। बियर मार्केट के लिए वेट कीजिएगा, आएगा आएगा। बुल मार्केट आता है तो बियर क्यों नहीं आएगा? हाँ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, स्टॉक मार्केट का भी पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एक वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं आजकल, एलियट वेव का, बड़ा फेमस थ्योरी है, सैटरडे वाले क्लास में। तो एलियट वेव का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है टेक्निकल पे। वो बेसिकली समुद्र में जैसे वेव आता है ना, मैं कल के क्लास में डिस्कस कर रहा था, समुद्र में जैसे ढेव आता है, वेव आता है, कभी कभी वो कभी बड़ा वेव आता है, कभी छोटा वेव आता है, कभी कभी वो थोड़ा सा शांत पड़ जाता है, मतलब कोई वेव नहीं है। तो वो एक्चुअली 75 साल का वेव हिस्ट्री देखा है स्टॉक मार्केट का, फिर उसके ऊपर बेस करके अपना थ्योरी निकाला, और वही थ्योरी आज के डेट में मार्केट में स्पेशली इन शॉर्ट टर्म मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में बड़ा यूजफुल है। एलियट वेव थ्योरी के नाम से चलता है, ठीक है। 5 बार अप होगा तो 3 बार डाउन होगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो काफी डिटेल्स डिस्कशन टेक्निकल पे करेंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सही टाइम के लिए वेट करना है। तो डिस्काउंट इट फर्दर बाय अनदर 30%, 230 में मिल गया, खरीद लो। ऑफ कोर्स व्हेन क्वालिटी स्टॉक फॉल्स वे बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि डी-मार्ट, हाँ, ये सब स्टॉक के लिए कौन वेट करता है? अगर मिल जाए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम दाम में, 2 बार नहीं सोचना है, 3 बार नहीं सोचना है, बस एक ही बार सोचना है। दे गेट पिक्ड अप बाय द वैल्यू इन्वेस्टर्स, इसी को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स।
जो वैल्यू पीक करना जानता है। समय का बात है, रिगोरस स्टडी है, हम लोग ऑलमोस्ट 16-17 चैप्टर्स पढ़ के तब जाके आज कंक्लूजन कर रहे हैं फंडामेंटल्स पे। समझा कीजिए कि कितना रिगोरस, मतलब अगर क्लास में इतना पढ़ना होता है तो फिर रियल में कितना पढ़ना होगा। वॉरेन बफेट एक दिन में थोड़ी ना वॉरेन बफेट बना है, एक दिन में मिलीनियर बिलीनियर थोड़ी बनता है। रिगोरस स्टडी चाहिए। स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, रियल के साथ कनेक्ट करना वो भी जरूरी है। Hence, when margin of safety is at a play, you should consider buying it as soon as you can. A long-term investors sweet deals like this, as in a quality stock trading below its intrinsic value. कभी भी क्वालिटी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है दोबारा मत सोचिए, डायरेक्ट जस्ट गो फॉर इट, शुड नॉट बी मिस्ड। ऑल्सो रिमेंबर, गुड स्टॉक्स विल बी अवेलेबल एट ग्रेट डिस्काउंट, मोस्टली इन अ बियर मार्केट। पॉइंट टू बी नोटेड। When people are extremely pessimistic about stock, जब पूरा मार्केट नेगेटिव, तब आपको स्टॉक ढूंढना चाहिए। उसी को तो बोलते हैं ना वॉरियर, वही होते हैं। जब सब कोई हार जाते हैं तो वो बोलता है नहीं नहीं हारेंगे नहीं जीतेंगे, है ना, तो वही तभी तो वॉरियर बनेंगे। पेसिमिस्टिक, सभी कोई पेसिमिस्टिक है, बट आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। सो मेक श्योर हैव सफिशिएंट कैश ड्यूरिंग बियर मार्केट टू गो शॉपिंग। रोशनी समझ में कुछ आया? शॉपिंग में कब जाना है रोशनी? फिर बोल। कैश सफिशिएंट होना, कैश सफिशिएंट, और मार्केट जब पेसिमिस्टिक हो और वैल्यूएबल स्टॉक अगर डिस्काउंट में मिले तो शॉपिंग कर लेना चाहिए, है ना। उस टाइम पे आप जो परचेस करोगे ना, उस टाइम पे आप जो परचेस करोगे वो परचेस आपको बहुत दूर लेके जाएगा। ऐसे आप लोग ऑलरेडी, आई नो आप लोग बहुत लोग ऑलरेडी इसमें काफी माहिर बन गए हो, मुझे पता है। प्रिया, रोशनी, ये लोग बहुत अच्छा कर रहा है, सुमित है, अनिमेश तो बहुत अच्छा है, छुपा रुस्तम है, ठीक है बहुत लोग हैं, मुझे पता है कि सब अच्छा अच्छा करता है, बट फिर भी ये सब चीजें और जितना डिटेल्स में समझोगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने, बहुत बार सवाल आता है सामने, सर कब सेल करें? अनिमेश कल तू बार बार मेरे को पूछ रहा था, सर व्हेन टू सेल, बिग क्वेश्चन, सीरियसली। क्या बोले सर? कल मेरे को पूछ रहा था ना कि सर कब बेच देना चाहिए कोई स्टॉक लंबा होल्ड के बाद। चलो बाय करने के लिए नहीं वो कल अब बाई के लिए भी पूछ रहा था, और वो मेरे को ये भी बोल रहा था कि क्या करे, मतलब जैसे कुछ स्टॉक होल्डिंग में हैं तो क्या छोड़ दे या फिर अभी फिर से लेना चाहिए। बाई के लिए तो सर इतना सारा कैलकुलेशन है, बट सेल के लिए कब छोड़ोगे स्टॉक को? अभी छोड़ दे क्या? कब छोड़े? आज छोड़े, कल छोड़े, 3 साल बाद छोड़े, कब? इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगेन फंडामेंटल लेवल में इसका बहुत अच्छा चर्चा चलता है। थ्रू द मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बाइंग स्टॉक्स, बट व्हाट अबाउट सेलिंग? व्हेन डू वी बुक प्रॉफिट? कब प्रॉफिट बुक करेंगे? लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल, इट्स अबाउट फंडामेंटल। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब बेसिकली मोर देन 1 ईयर। फॉर इंस्टेंस assume you bought Amaran बैटरी, Amaran तो बस एक कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Amaran बैटरी एट अराउंड 250 पर शेयर, इट इज नाउ ट्रेडिंग 730 पर शेयर, मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे। दिस ट्रांसलेट टू एन एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ 192%। आप कोई स्टॉक में पहले परचेस, टाटा मोटर्स किसी ने 100 में परचेस किया था तो अभी 500 चल रहा है, तो क्या टाटा मोटर्स छोड़ देना चाहिए? बड़ा सवाल है। कोई डी मार्ट को खरीदा था 2500 में, ठीक है, किसी किसी का है, आई नो 2500 में खरीदा था, अभी 4500 चल रहा है। किसी ने इन्फो एज खरीदा था 1000 में, कोई है, आई नो, अभी इन्फो एज चल रहा है 6500 में। अब सवाल है कि क्या छोड़ देंगे? भी काफी रिटर्न मिल गया तो क्या छोड़ दे? अब वही तो बात है कि छोड़े कि रखे, छोड़े कि होल्ड करे। अब इसके लिए आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल देखना है। The great rate of return by any yardsticks, considering return is generated in over a year of time. So does that mean you actually sell out this stock and book a profit? Well, the decision to sell depends on the disruption in investable grade attribute. अगर आप लोग इक्विटी रिसर्च का क्लास जब से चालू हुआ है फंडामेंटल पे, मतलब लास्ट 6-7 क्लास मोस्ट प्रोबेबली, उसमें जो ड्यू डिलिजेंस वाला चैप्टर था, मतलब मेरा कहने का मतलब है इसमें एक चैप्टर आया था ड्यू डिलिजेंस के लिए। इक्विटी रिसर्च से जस्ट 1 क्लास 2 क्लास पहले एक चैप्टर आया था सर फंडामेंटल्स में, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस। इस चैप्टर में हम लोग कुछ चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि भाई स्टॉक को खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए।
तो स्टॉक खरीदने का सबसे बड़ा मोटिव होता है इन्वेस्टेबल ग्रेड फाइंड आउट करना। मतलब क्या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है, मतलब सिंपल बात है, क्या इसके बिजनेस पे दम है, यस और नो। ये सवाल आपके सामने आना चाहिए। द क्वेश्चन इज क्या इस पर्टिकुलर कंपनी में दम है कि नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू शायद आपके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बिजनेस में दम है। जैसे अगर मैं आपको करंट डेट में एमरन बैटरी को दिखाऊं, देखोगे एक बार, चलो देखो। एमरन राजा कहाँ चला गया, एमरन राजा, दिस इज द करंट लेवल में एमरन बैटरी। अब सवाल है एमरन बैटरी करेंटली चल रहा है 698 पे। लास्ट 1 ईयर में कंपनी साइडवेज है, उल्टा आप बोल सकते हो कि बेयरिश है। कंपनी एक टाइम पे अच्छा मार्केट शेयर रखा है, हम लोग क्लास में भी काफी सारे डिटेल्स देखे हैं। लास्ट 5 साल में 2017-18 तक कंपनी अच्छा ग्रोथ दिया है। 17-18 तक कंपनी स्पेशली ड्यूरिंग 14-15 बहुत अच्छा ग्रोथ स्टेज में था, बट लास्ट 5 साल में कंपनी का सच कुछ नहीं है। अब अगर रिसेंट ट्रेड में अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे तो आप देखो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये मार्केट हिसाब भी है, मतलब 698 से इसका ओरिजिनल वैल्यू और ज्यादा है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू से कम दाम में चल रहा है। तो क्या आप ले लोगे? नहीं, ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। चेकलिस्ट आप चेक करना जरूर। तो चेकलिस्ट से आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या ये इन्वेस्टेबल ग्रेड में है, मतलब क्या इसके बिजनेस में वो वाला बात है अभी, क्या वो रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो अभी रिसेंटली एमरन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ यूनिट बंद हो गया था पोल्यूशन के कारण महाराष्ट्र में, तो कुछ प्रॉब्लम है अभी इसका। तो कंपनी अगर इन्वेस्टेबल ग्रेड में नहीं है तो फिर क्या करना है, अगर होल्ड पे हो तो छोड़ के निकल जाओ। अगर इन्वेस्टेबल ग्रेड में है, मतलब अगर अभी भी बाई करने का कुछ मौका है तो फिर मत बेचो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर स्टॉक में अभी भी बाई हो रहा है या बाई का मौका है तो फिर सेल नहीं करना है। कितना सिंपल लॉजिक है ना, हाँ, यही बात है। रिमेंबर द डिसीजन टू बाय द स्टॉक डज नॉट स्टेम फ्रॉम द प्राइस एट विच द स्टॉक ट्रेड्स, मीनिंग we do not buy Amaron just because it has declined by 15%। बहुत बार लोग ऐसे गलती करते हैं कि जस्ट उसका दाम कम हो गया तो खरीद लेते हैं। अरे भाई क्यों कम हुआ वो तो देखो। We buy Amaron only because it qualifies through the rigor of investable grade attribute. If a stock does not showcase investable grade attributes, we do not buy। और इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग पूरा इक्विटी रिसर्च में पढ़ के आए, मतलब ऐसा नहीं कि आज लास्ट में ऐसे ही बोल रहे हैं। Therefore, going by that logic, we hold on the stock as long as investable grade attribute stays intact। मतलब जब तक स्टॉक में दम है, जब तक बिजनेस में दम है, तब तक सेल नहीं करना है। जैसे अगर आप दीपक नाइट्रेट में पूछ रहे थे, इन्फो एज में पूछ रहे थे, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, देखो आपका काम यही है। फ्यूचर कैश फ्लो रिटर्न जनरेट कर सकता है कि नहीं, देखो आपका काम ये है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज करो, ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू देखो। अगर आपको दिखता है कि बिजनेस में दम नहीं है तो छोड़ो, निकल जाओ पूरा। The company can continue to showcase the same attributes for years together। The point is, as long as the attributes are intact, we stay invested in that stock। By virtue of this attribute, the stock price naturally increases। Thereby, मतलब जिस स्टॉक में इन्वेस्टेबल ग्रेड होगा ना, वो स्टॉक ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और जिसमें इन्वेस्टेबल ग्रेड नहीं दिखेगा वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करेगा। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, बोलिए, अनम्यूट हुआ किसी का। हेलो, अच्छा ठीक है। Thereby creating wealth for you। The moment these attributes show signs of crumbling down, जब आपको दिखे कि भाई स्टॉक में दम नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, क्या करोगे? चुपचाप सेल करके निकल जाओ, दोबारा नहीं सोचना है। तो सिंपल सा बात है, वही बात, जो चीज आपको स्टॉक में ग्रोथ के कारण नहीं दिखता तो आप स्टॉक सेल करके निकल जाओ। और ये सब चीजों में आप देखना, जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं या वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखना स्टॉक छोड़ के निकल जाते हैं। कई बार एक जन दो जन, मानो कि FII है, स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, DII इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन झुंझुन वाला मीन्स मोस्ट प्रॉब्लम उसको पैसा का जरूरत था तो छोड़ के चला गया। तो क्या झुंझुन वाला छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दोगे? अरे भाई उसका रीजन भी हो सकता है, पैसा का जरूरत भी हो सकता है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि बस झुंझुन वाला छोड़ दिया तो आप छोड़ दोगे। अब बाकियों को भी देखो, FII देखो, DII देखो कि कौन कौन होल्ड कर रहा है, कौन कौन छोड़ रहा है। मतलब ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ, झुंझुन वाला ने लिया तो मैं भी लेता हूँ, झुंझुन वाला छोड़ा है तो मैं भी छोड़ता हूँ।
कुछ स्टॉक झुंझुनवाला के भी से भी मिस हो जाता है, ऐसा नहीं कि झुंझुनवाला अकेला कमाते हैं, सभी को ही कमाते हैं। मतलब कॉपी करना नहीं है किसी को, किसी से इंस्पायर होना जरूर चाहिए, कॉपी नहीं करना, कॉपी करके कुछ नहीं मिलता। अब देखिए हाउ मेनी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, सबसे बड़ा सवाल। तो सेल का पॉइंट तो समझ में आ गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल लेवल में कि कितना स्टॉक लेना चाहिए। पोर्टफोलियो बहुत लोग बनाना चाहते हैं कि मेरे को ये पोर्टफोलियो बना के दीजिए, मेरे को वो पोर्टफोलियो बना के दीजिए। अब पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आपका, कितना स्टॉक रखोगे पोर्टफोलियो में। तो वर्ल्ड का कुछ फेमस फंडामेंटल एनालिस्ट जो फंडामेंटली बहुत कुछ करके दिखाया, ठीक है, इन लोगों का मानना है, कोई कोई अलग अलग सोच रखता है। लीजेंडरी इन्वेस्टर्स सेठ कलरमैन 10 to 15 स्टॉक, वॉरेन बफेट 5 to 10 स्टॉक का रिकमेंड करता है, 5 से 10 स्टॉक, ज्यादा नहीं भाई, जितना मैनेज कर पाओगे उतना करो। इनका मानना बड़ा सिंपल है कि मैं 5 to 10 स्टॉक्स ऐसे टाइम में खरीदूंगा जिस टाइम पे वो डिस्काउंट में है, और मैं उसको तब तक पकड़ के रखूंगा जब तक उसका इन्वेस्टेबल ग्रेड खत्म ना हो जाता। मतलब बेसिकली बात यही है कि वो बेसिकली वॉरेन बफेट का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैं एक स्टॉक को तब तक होल्ड करके रखता हूं जैसे एक बेटी को शादी के लिए विदाई के तक। मतलब समझे आप, मतलब बड़ा सिंपल, वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटी की तरह पालता हूं स्टॉक को, मतलब इट्स लाइक अ डॉटर। डॉटर का शादी का उम्र हो जाए ना तो डॉटर का शादी देना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज वही तो सृष्टि का नियम है ना। आजकल एक चल रहा है बहुत जगह में, मेरे को वीडियोस दिख रहा है, कन्यादान नहीं करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कन्यादान क्या दान है, बस बोल दिया हाँ कि कन्यादान क्यों, कन्या कोई दान में देने का चीज है। अरे कोई जानता ही नहीं है कन्यादान क्या होता है। हाँ बोलो। वन वर्ड बोलते हैं कि हमेशा के लिए रखना चाहिए, पैसे नहीं सर, इन्वेस्ट करता है तो कोई बेचना ही नहीं हो, हमेशा ही रहे। नहीं, दोनों चीज ही बोलते हैं, एक डॉटर वाला बात भी है, ठीक है। हाँ डॉटर मतलब ही वो आते हैं, मतलब बेटी की तरह पालो, बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर क्रिएट करो, और फिर जैसे बेटी को विदाई करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी का वैल्यू खत्म हो गया, बेटी का उसके घर में जितना दिन का समय था वो खत्म हो गया, अब बेटी का ससुराल वाला वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब इन लॉज के घर में वैल्यू क्रिएट होगा। तो वही कहने का मतलब है, ठीक है। ऐसे दो कॉन्सेप्ट चलता है। अब बेटा की तरह बात है तो फिर जिंदगी भर रखो अपने पास, ठीक है। दोनों पॉइंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जिंदगी भर रखने वाला बात भी है, लेकिन आपको भी तो देखना चाहिए स्टॉक कहां से कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है। यस यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। एंड बेन ग्राहम मतलब वॉरेन बफेट की गुरु, इनका मानना है कि 10 to 30 स्टॉक रख सकते हो आप। जॉन केन्स 2 to 3 स्टॉक्स, बहुत ही कम रखा है, लेकिन 2-3 स्टॉक। जैसे झुंझुनवाला का अगर मैं बात करूं, टाइटन का जो स्टॉक उन्होंने चूज किया था, आज टाइटन ही है जो झुंझुनवाला को झुंझुनवाला बनाया, आप लोग जानते होंगे ना। हाँ, टाइटन जो टाटा का जो कंपनी है, यही यही कंपनी है जो राकेश झुंझुनवाला को राकेश झुंझुनवाला का नाम दिया, कि उन्होंने टाइटन को उस टाइम पे पकड़ा था जिस टाइम पे किसी ने नहीं पकड़ा था। आज टाइटन का स्टॉक क्या चल रहा है रे? $2412 मैक्सिमम डेटा मिलेगा क्या? हाँ, 2000 के आसपास 3% 4% दाम था। इवन अगर किसी ने 2010-11 में भी खरीदा तो 100-150 का दाम था। अभी 2000 के आसपास दाम है, मे बी स्प्लिट हुआ है। मैंने टाइटन के बारे में कभी फंडामेंटल्स नहीं किया तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कुछ स्प्लिट वगैरह हुआ कि नहीं, बट जो भी हो, झुंझुनवाला तो टाइटन के कारण ही इतना मतलब कुछ उनके नाम आया है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि कितना स्टॉक मैं चूज करूंगा, बट नॉट मोर देन 20, ये बात आप याद रखिए। हाँ, नॉट मोर देन 20, पोर्टफोलियो 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 20 स्टॉक चूज कीजिए, बट जिसको आप मैनेज कर पाओ। तो फिर फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं। Over the last 16 chapters almost, we have learned discussed several topics related to the markets and fundamental analysis. Bharat, it is now the right time to wrap up and leave you with a few last points that think worth remembering. क्या याद रखेंगे फंडामेंटल्स में? Be reasonable, always reasonable रहिए। क्या reasonable? Markets are volatile. It is a nature of the beast. However, if you have the patience to stay put मतलब buy, ठीक है, markets can reward you fairly well. When I say reward you fairly well, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कम से कम 15 से 18% का रिटर्न एवरेज में कंपनी आपको देगा। मार्केट बहुत बुलिश है, 50-60%, 100% भी कोई कोई कमा लेते हैं, बट दैट्स अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट। ओवरऑल 3 साल, 4 साल, 5 साल में अगर मार्केट आपको 15-18% दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है, सिंपल बात है।
पर्सनली थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये 15-18% रियलिस्टिक है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को 30% 50% चाहिए। ऐसे अगर आप मुझे पूछोगे, मैं लास्ट 5-6 साल में जितना मेरा इन्वेस्टमेंट का लाइफ है, 5-6 साल में मेरा रिटर्न 60-70% रहता है और एवरेज में, ठीक है। किसी किसी स्टॉक में 200-300% है, वो अलग बात, बट ओवरऑल 60-70% रहता है, ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा है। बट रियलिस्टिक सोच बोलते हैं 15-20% बहुत है। तो 50-100% इज ए शॉर्ट टर्म, इवन इट इज अचीवेबल, इट मे नॉट बी सस्टेनेबल। मतलब 50-100% जरूरी नहीं कि वो सस्टेन करे 50-100% में लॉन्ग टर्म में। तो बी रीजनेबल का ये मतलब है। लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है? आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन चैप्टर 2। यस, तो इन्वेस्टर्स नीड टू हैव लॉन्ग टर्म अप्रोच। रिमेंबर, मनी कंपाउंड्स फास्टर द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड। आप जितना दिन इन्वेस्ट करके रखते हो ना, उससे ज्यादा पैसा जो है वो कंपाउंड होता है। एंड लुक फॉर इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स, मतलब वैसा वाला कंपनी ढूंढो जो कंपनी एक्चुअल में इन्वेस्टेबल ग्रेड है जिसके अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है? चेकलिस्ट देखना है कंपनी को, पूरा इक्विटी रिसर्च का जो पूरा डेटा हम लोगों ने अभी तक करके आया वो। रेस्पेक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर्स। कंपनी कौन चला रहा है ये बहुत वाइटल है। कंपनी का मैनेजर कौन है, कंपनी का ओनर कौन है, वो क्या सोच रहा है। ऑलवेज लुक एट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज हुज प्रोमोटर्स एग्जिबिट गुड कैरेक्टर। बिल्डिंग नहीं देखना है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का प्रोमोटर कौन है, मैनेजर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस माइंडेड, मतलब बिजनेस के बारे में वो क्या सोचता है। कट द नॉइज, अप्लाई द चेकलिस्ट। नॉइज को हटाओ और चेकलिस्ट का अप्लाई करो। No matter how much the analyst on TV, newspaper brags about certain company, don't fall prey to it. Seriously, इसमें लोग ट्रैप है ये सब। You have a checklist, just apply to the same to see if the market in any sense, मतलब मार्केट में कुछ सेंस है कि नहीं। Respect the margin of safety. Margin of safety अभी बोले ना आपको, जो मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन भी सिखाया था, ठीक है। 368 का इंट्रिंसिक था, उससे और 10% में उतार दो या फिर और 30% में भी उतार दो। 100 का अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर 70 में मिले तो लपेट लो। रेस्पेक्ट दिस सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आईपीओ के बारे में क्या कहना है? फंडामेंटल्स में आईपीओ तो फंडामेंटल्स में ही लोग खरीदते हैं, मतलब स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म सोचते हैं आईपीओ में। नॉर्मली आईपीओ ओवर प्राइस्ड होता है। नॉर्मली अगर आप मुझे पूछो कि यस, अवॉइड बाइंग इनटू द आईपीओज। आईपीओज आर यूजुअली ओवर प्राइस्ड, यूजुअली, जरूरी नहीं हमेशा, बट नॉर्मली ओवर प्राइस्ड रहता है। However, if you are compelled to buy into an IPO, then analyze the IPO in the same 3-stage equity research methodology. अगर किसी IPO के बारे में लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, ऐसे कोई बोलेगा सर रिसेंटली जितना भी IPO में लिस्टेड हुआ है सब ग्रोथ किया है, सर मार्केट बुलिश है, इसीलिए बेरिश मार्केट में समझ में आएगा कि IPO कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे मार्केट बुलिश है इसलिए तो IPO आ रहा है ना। हाँ, ये भी रीजन है, मार्केट बुलिश है इसीलिए ओवर प्राइस भी है, इसलिए आईपीओ में थोड़ा ओवर प्राइस जोन में भी है, ठीक है। मतलब अगर फंडामेंटली रिसर्च करोगे, कंपनी लिस्ट होगा तो उसको लॉस नहीं होगा, तो आपने प्राइस के बराबर या तो गेन में लिस्ट होगा। यस, ज्यादातर कंपनी को यस। लेकिन अगर फंडामेंटली आप देखोगे ना, तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक वैल्यू, काफी इंट्रिंसिक वैल्यू से आईपीओ प्राइस काफी हायर दिखेगा आपको। हायर में रजिस्टर होता है। यस, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अवॉइड बाइंग आईपीओ, क्योंकि ओवर प्राइस होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम में खरीदने से आपको शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, मतलब 1 ईयर के लिए अच्छा मोमेंटम दे देता है आईपीओ। जैसे रिसेंट ट्रेंड में जो आईपीओ आया है सभी मैक्सिमम ग्रोथ दिया है, 10-20% कंपनी छोड़ के 60-70% कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ दिया है। तो वो 1 ईयर के लिए ठीक, तो डबल हो गया। हाँ, तत्व चिंतन तो डबल हो गया। हाँ, तत्व चिंतन डबल हुआ, बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टार, ठीक है, बहुत सारे कंपनी डबल हुआ है, ठीक है, मोमेंटम था। पारस तो सबसे बड़ा ब्रेकआउट दिया, सबसे बड़ा, ठीक है। पारस का तो मतलब वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर दिया, ठीक है। सर इसका तो मोनोपोली बिजनेस है ना। हाँ, यही रीजन है, मार्केट थोड़ा अभी इमोशन थोड़ा अलग लेवल में चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप जेन्युइनली फंडामेंटली देखोगे तो फिर नॉर्मली आईपीओ अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप आईपीओ में लेना चाहते हो, मैं बार बार बोलूंगा, इक्विटी रिसर्च का जो 3 स्टेज है, डीसीए पैरामीटर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चेकलिस्ट पॉइंट्स, प्लीज गो थ्रू। हाँ, मास्टर, सेम टू सेम, जैसे स्टॉक खरीदना वैसे ही आईपीओ खरीदना। आईपीओ खरीदना स्टॉक खरीदने में कोई फर्क नहीं है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूड लर्निंग, पढ़ाई बंद मत कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट रिक्वायर्स ए लाइफ टाइम एफर्ट। उम्र बीत जाएगा बट मार्केट खत्म नहीं होता। ऑलवेज लुक एट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज बेस। कुछ किताबें हैं मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, जैसे कि वॉरेन बफेट का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, इसको छोड़ के एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन फॉर इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स,
कोई कोई मे बी ऑलरेडी स्टडी करता है, बट जिन लोग नहीं करता उनके लिए बता रहा हूँ। द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन बाय अश्वथ दामोदरन, बड़ा फेमस ऑथर है, एंड बाय जोएल ग्रीनब्लेट का द लिटिल बुक द बीट्स इन द मार्केट, द लिटिल बुक द बिल्ड वेल्थ बाय पैट डोरसे। तो कुछ अच्छा अच्छा किताब है, और भी किताबें हैं, अभी मेरे को सब नाम याद नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आप जरूर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन फंडामेंटल्स का। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार पूरा फंडामेंटल्स को गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो मेरे से क्लास लीजिए, ज़रूरत पड़े तो उसको बार बार देखिए। स्पेशली जो लोग बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो सब समझ गए हैं, उसके बाद स्पेशली इक्विटी रिसर्च पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जिनका पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो क्लियर नहीं है उनको ऑब्वियसली पहले वो सब क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, बोलिए, समझ में आया? अनिमेश, ज्योति, रोशनी, शंकर जी, सुमित, हाँ सर। तरुण बाबू, विक्रांत, ओके ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, अदरवाइज आज इतना ही है। ऐसे आज फंडामेंटल्स नॉर्मली खत्म हो गया। अब संडे संडे नॉर्मली फंडामेंटल लेवल में अगर कुछ मैं केस स्टडीज क्लास रखूंगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और सैटरडे सैटरडे जो लोग टेक्निकल कर रहे हैं वो भी टेक्निकल चलेगा, और भी टेक्निकल में बहुत कुछ अभी बाकी है। ठीक है सर। ओके ठीक है, मैच है, मैच है, सब देखने चलिए, जाओगे। थैंक यू। मैच भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आई नो। ओके टाटा। আমি তো সেই জন্য ভেবেছিলাম আজকে ক্লাস হবে না। बाय सर। আমি আরে ওই ভাবলাম জন্যই আপনি তো ম্যাচ আমাকে দেখছেন। সবাই রিকোয়েস্ট করলো কি স্যার ক্লাসটা তাড়াতাড়ি করুন, আমি ওই জন্য 5:30 থেকে করলাম। আমি তো সেই জন্য দেখিনি, অনেক পরে দেখলাম। আমাকে সবাই রিকোয়েস্ট করলো, ওই জন্য বললাম ঠিক আছে তাহলে 5:30 থেকে আয়, 5:30 থেকে করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি একটু দেরি জয়েন করলেন, আমি শেয়ার করে দেবো আপনার এই ক্লাসটা। আচ্ছা, এর নেক্সট উইকে আবার ক্লাস হবে তো? নেক্সট উইকে ফান্ডামেন্টালটা যদি আমি কেস স্টাডিজ করি হবে, নর্মালি আমার ফান্ডামেন্টাল পুরো একটা সাইকেল কমপ্লিট করে ফেললাম। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার টেকনিক্যালটা চলছে, ওটা এখন চলবে স্যাটারডে স্যাটারডে যেটা আছে। আর এটার আমি যদি কোনো কেস স্টাডিজ ক্লাস এখন কিছু রাখবো, তাহলে আমি কেস স্টাডিজের জন্য অবভিয়াসলি যদি ক্লাস নিই সানডেতে তাহলে আমি বলবো। আচ্ছা, আর ঠিক আমি আছে, আমি সেটা পার্সোনালি আপনার সাথে কথা বলে নেব কোন তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার তো মানে এখন অনেক শিখতে হবে, অনেকটাই বাকি হ্যাঁ, আমার। আপনাকে আবার ফ্রেশলি স্টার্ট করতে হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ, গুড নাইট। গুড নাইট। খেলা দেখ, খেলা দেখ। পাকিস্তান জিতে গেছে টস। টসে হ্যাঁ, ওরা Bowling- ব্যাট কি নিয়েছে, ব্যাট না বল? বল নিয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাখলাম তাহলে। গুড আচ্ছা টাটা। নাইট। বল অনিমেষ, কিছু বলবি? না স্যার, কিছু বলবো না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, খেলা দেখ তাহলে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা।